हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं। अपना बहुत ध्यान रखें एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 23 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ना सिर्फ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें से अगर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो प्रीलिम्स में एमसीक्यूज किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, पहली बात। और मेंस आंसर राइटिंग में अगर कहीं पर आपको इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिव आंसर्स लिखने के लिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें, एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी कुछ है आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 23 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पहला समाचार या पहली खबर ये रही, देखते हैं। पहली न्यूज या फिर पहला समाचार डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको इस न्यूज का बैकग्राउंड समझा देता हूँ, उसके बाद में ये ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा। तो कंसेप्ट या फिर कहानी ये है कि अगर आपका कोई स्टेट है जो बॉर्डर स्टेट है, यानी कि अगर कोई स्टेट है जिसकी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, ठीक है जी। अगर भारत का कोई राज्य है जिसकी किसी 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 दूसरे देश के साथ में बॉर्डर लगती है, तो अगर किसी दूसरे देश के साथ में भारत के किसी राज्य की बॉर्डर लगती है या फिर किसी राज्य की इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कोई ना कोई फोर्स डिप्लॉय की जाती है उस बॉर्डर पर। या तो आर्मी को लगाया जाता है, या फिर बीएसएफ को लगाया जाता है, या फिर किसी और फोर्स को लगाया जाता है, आईटीबीपी को लगाया जाता है, असम राइफल्स को लगाया जाता है, सशस्त्र सीमा बल को लगाया जा सकता है, मगर किसी ना किसी फोर्स को लगाया जाता है, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज की रक्षा या तो भारतीय सेना करती है, या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, इंडो तिब्बतियन आपका पुलिस फोर्स हो गई, असम राइफल्स हो गई, सशस्त्र सीमा बल हो गया, कोई ना कोई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को वहां पे लगाया जाता है। अगर किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ को डिप्लॉय किया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है, तो डिप्लॉय करते वक्त बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन दिया जाता है। समझिए इसको थोड़ा सा, कि सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कोई राज्य है और उसकी ये बॉर्डर है, उसके इस तरफ कोई दूसरा देश है, लेट्स ये आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके इस तरफ कोई फॉरेन कंट्री है, और यहां पर जो है अपना प्यारा देश भारत है, इंडिया है। अब ये अपनी हो गई इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री। इस इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर लेट से बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया, तो जब यहां पर बीएसएफ को लगाया जाएगा तो बीएसएफ को कुछ एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन दिया जाता है। मतलब ये कि इस बॉर्डर से एक सर्टेन एरिया, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, अपन मान लेते हैं कोई एक सर्टेन लिमिट तक, एक्स किलोमीटर तक एक एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन इनको दिया जाता है। अब इस एक्स किलोमीटर तक के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में इन लोगों के पास में वो सारे पावर्स होते हैं जो पुलिस के पास में होते हैं। एक नॉर्मल सिविलियन एरिया में पुलिसिंग के जो पावर्स होते हैं वो सारे के सारे पावर यहाँ पर बीएसएफ के पास में भी है। मतलब वो किसी को अरेस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, छापे वगैरह भी डाल सकते हैं। ये सारी की सारी पावर्स यहाँ पे बीएसएफ को दी जाती हैं, ठीक है जी। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर कहीं पर भी किसी भी बॉर्डर पर, लेट्स से ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको अपन आईबी नाम दे देते हैं, इसके उस तरफ में कोई फॉरेन कंट्री है और इसके इस तरफ में अपना देश इंडिया है। अगर इस बॉर्डर पर बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया है तो इस बॉर्डर के अलोंग एक सर्टेन एरिया हमारे ही क्षेत्र में बीएसएफ को दिया जाता है एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के तौर पर। उस एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में बीएसएफ के पास में पुलिसिंग पावर्स होती हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया हो गया कि भाई बॉर्डर से लेकर इतना एरिया जो है वो बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन में आएगा, तो इस जुरिस्डिक्शन में बीएसएफ के पास में एक आपका नॉर्मल पुलिस की तरह पुलिसिंग पावर्स भी होती हैं। ये बात अपने को याद रखनी है। अब समाचार ये है या फिर इस न्यूज में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है इस विषय को या फिर इस मसले को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, कि इंटरनेशनल बाउंड्री पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया है किसी भी स्टेट में, तो उनका जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन डिमार्केट किया जाता है, सारे राज्यों में एक जैसा एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन इनको डिमार्केट किया जा सकता है, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन डिमार्केट किया जा सकता है। यह प्रश्न का जवाब या इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसको भी समझा देते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री आपकी लग गई पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ में। इस तरफ आपका वेस्ट बंगाल है और इस तरफ जो है बांग्लादेश है। यहाँ पर बीएसएफ लगा रखी है आपने, लेट से बीएसएफ को जो है एक्स किलोमीटर तक का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन दे दिया। एक इंटरनेशनल बाउंड्री आपकी लगी हुई है असम की बांग्लादेश के साथ में। ये आपका लेट से बांग्लादेश है और ये आपका असम हो गया। यहाँ पर भी अगर आपने बीएसएफ को लगा रखा है, यहाँ पर आपने उन्हें वाई किलोमीटर तक का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन दे दिया। एक पंजाब के साथ, एक लेट से पंजाब है, पंजाब के इस तरफ में पाकिस्तान या ना पाकिस्तान है, और इस तरफ में अपना पंजाब है, और पंजाब में आपने बीएसएफ को लगा रखा है इंटरनेशनल बाउंड्री पर। तो यहां पर भी आपने एक सर्टेन लेट से एक्स वाई जेड किलोमीटर तक का जो है एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन दे रखा है। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर जितना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन दिया गया हो यहां पर भी इतना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन दिया जाए। इन दोनों इलाकों में जितना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन दिया गया हो यहां पर भी उतना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन दिया जाए। अलग अलग जगहों पर सेंटर अपने हिसाब से अलग अलग एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है कि बीएसएफ को कितना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन मिलना चाहिए। इस मसले को लेकर कुछ स्टेट या कुछ राज्य चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सबके पक्ष सुनने के बाद, जो भी पक्ष है मैं वो आगे आपको वो भी बताऊंगा, मगर
सबके पक्ष सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट फाइनली तैयार हो गया है इस प्रश्न को डिसाइड करने के लिए कि बॉर्डर स्टेट्स में इंटरनेशनल बाउंड्री पर बीएसएफ को अगर डिप्लॉय किया जा रहा है तो बीएसएफ को डिप्लॉय करते वक्त उनका जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन डिमार्केट किया जाता है उसमें सारे राज्यों को एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर सारे राज्यों को एक जैसा ट्रीट करेंगे इसका मतलब सारे राज्यों का जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है बीएसएफ का वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन देते वक्त सारे राज्यों को एक समान ट्रीट करना है, तो अगर बीएसएफ एक राज्य में 10 किलोमीटर का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन रखती है तो फिर जितने राज्यों में उसको लगा रखा है हर जगह पर आपको 10 किलोमीटर का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन देना पड़ेगा, अगर कोर्ट इस बात पे एग्री कर जाता है। अगर कोर्ट ये मानता है कि आपके जो अलग अलग राज्यों में अगर इसको लगाया गया है तो डिमार्केशन करते वक्त अलग अलग राज्यों को उनकी कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में अगर एक राज्य में 10 किलोमीटर का एरिया है एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंडर में और दूसरे राज्य में अगर 50 किलोमीटर का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंडर में दे दिया गया, तब कोई एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं चिल्ला सकता। ये कुल मिला के पूरा प्रश्न है कि ऐसा किया जा सकता है या ना किया जा सकता है। इस पूरे प्रश्न का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट तलाशेगा कि बीएसएफ को डिप्लॉय करते वक्त एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन डिसाइड करते वक्त डिमार्केट करते वक्त क्या सारे राज्यों को एक तरह ट्रीट करना चाहिए और एक ही जितना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन देना चाहिए, या अलग अलग एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन देना सही है, वाजिब है, और अलग उनको अनलाइक तरीके से जो है ट्रीट किया जा सकता है। इस प्रश्न का जवाब तलाशने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब सवाल उठता है इस प्रश्न का जवाब तलाशने की कोशिश करेगा तो क्यों करेगा, ये पूरा का पूरा मसला है क्या, तो उसका जवाब अब हम लोग तलाशते हैं इसमें इस हेडिंग के तहत में जिसका नाम है व्हाट इज इशू। तो जवाब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड जुरिस्डिक्शन ऑफ बीएसएफ फ्रॉम 15 किलोमीटर इन पंजाब एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज चैलेंज्ड इट। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ का जो जुरिस्डिक्शन है जो पंजाब में पहले 15 किलोमीटर का हुआ करता था उसको बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ का जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे पंजाब में लगा रखी है, तो पंजाब की इंटरनेशनल बॉर्डर से अंदर की तरफ में 15 किलोमीटर तक का इलाका उनके जुरिस्डिक्शन में आता था, उसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर बात के चलते पंजाब गवर्नमेंट जो है, पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने बोला है कि ये चीज ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है वो भी हम लोग आगे देखेंगे, मगर इस पर्टिकुलर मसले को लेकर जो है ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट और इनका कहना यह है इस पूरे के पूरे मसले में हमारा जो लेजिस्लेटिव डोमेन है पंजाब का, या उस लेजिस्लेटिव डोमेन का अतिक्रमण सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है जी, बात समझिएगा। पहले पंजाब में अगर लेट से ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इससे 15 किलोमीटर तक का इलाका बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया, यानी कि इसमें 35 किलोमीटर और ऐड कर दिया। अब इतना इलाका उनके जुरिस्डिक्शन में आने लगा। पंजाब चला गया सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ और उनका कहना यह है कि ये कर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब का जो लेजिस्लेटिव डोमेन है उसका इंक्रोचमेंट किया है। अगर इतना इलाका बीएसएफ के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में आ गया तो बीएसएफ कोई स्टेट गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से तो काम करेगी नहीं। बीएसएफ या तो अपने कानून के हिसाब से काम करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी लॉज वगैरह है उसके हिसाब से काम करेगी। तो पंजाब का कहना यही है कि इतने इलाके में हमारा कानून लागू नहीं हो रहा हमारे स्टेट में, तो हमारे लेजिस्लेटिव डोमेन का इंक्रोचमेंट है, या फिर अगर हमारा कानून लागू हो भी रहा है तो साथ ही साथ इन पैरेलल सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून भी लागू हो रहा है, ये भी हमारे एरिया का इंक्रोचमेंट है, या फिर ये हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स के खिलाफ जाती है बात, फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके खिलाफ जाती है बात। तो इस बात को लेकर ये लोग कोर्ट चले गए और इन्होंने अपना पक्ष रखा और उसी पक्ष के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर्टिकुलर विषय को डिसाइड करेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब तलाशने की कोशिश करेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिसाइड करेगा। अब ये डिसीजन लेने के लिए, इस पूरे मसले को सुनने के लिए 3 जजेस की एक बेंच बनाई गई है और इस बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद करेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस बैठेंगे और इस पूरे मसले को सुनेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सुनेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष को भी सुनेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर कोई फैसला दिया जाएगा। पंजाब का बेसिक आर्ग्यूमेंट यह है कि बीएसएफ का जो ये कानून है, बीएसएफ का एक एक्ट है, बीएसएफ एक्ट 1968, उसमें एक सेक्शन दिया गया है सेक्शन 139। तो जब भी ये एरिया ऑफ डिमार्केशन होता है जुरिस्डिक्शन का, उस सेक्शन 139 का को इन्वोक करके किया जाता है। सेक्शन 139 के तहत में बीएसएफ एक्ट में जो भी पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके तहत में एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन या तो बढ़ाती है या घटाती है। पंजाब का कहना यह है कि ये जो बीएसएफ एक्ट 1968 है, इसके सेक्शन 139 को इन्वोक करके ये जो 50 किलोमीटर तक का एरिया इनके जुरिस्डिक्शन में लाया गया है, इसके चलते पंजाब पुलिस के हाथ से लिटरली जो है सारी की सारी पावर निकल गई है। पंजाब एक छोटा स्टेट है तो 50 किलोमीटर एक बड़ा रीजन बन जाता है और इसमें काफी सारे टाउन्स आ जाते हैं, काफी सारी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं। उसमें अगर बीएसएफ के पास में पुलिसिंग की पावर आ गई तो फिर पंजाब पुलिस क्या करेगी? इन लोगों का कहना है, इनका बेसिक आर्गुमेंट ये बनता है, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू एक हद तक वाजिब लगता है। अब मगर हम सेंटर के आर्गुमेंट भी सुनेंगे इस बात के ऊपर। तो इनका कहना यह है कि पंजाब पुलिस को जो है वर्चुअली अपनी पावर से स्ट्रिप कर दिया गया है सेक्शन 139 ऑफ बीएसएफ एक्ट 1968 इन्वोक करके, जिसके तहत में बीएसएफ की पावर 50 किलोमीटर तक एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया। दिस प्रोविजन ऑथराइजेस सेंटर ऑफ कन्फरिंग पावर्स एंड ड्यूटीज टू बीएसएफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट इन अक्टूबर 2022
सेंटर यूज दिस प्रोविजन एंड इंक्रीज स्लैश एक्सटेंडेड द रीच ऑफ बीएसएफ टू 50 किलोमीटर। तो वही बात जो मैं कह रहा हूं कि इस कानून के तहत में सेंटर जो है एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बड़ा घटा सकता है। तो 2022 में इन्होंने अक्टूबर के महीने में इसका इस्तेमाल कर पंजाब के केस में बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन 50 किलोमीटर तक कर दिया। और पंजाब वालों का कहना है, पंजाब की गवर्नमेंट का कहना यह है, इसके चलते हमारी पुलिस के हाथ से सारे पावर स्ट्रिप हो गए, या फिर उसके पैरेलल में आप इनके पास में भी पावर आ गए बीएसएफ वालों के पास में, जो सही नहीं है। स्टेट में जो पावर होना चाहिए पुलिसिंग का, वो स्टेट पुलिस के पास में होना चाहिए। बॉर्डर एरिया से थोड़ा बहुत डिस्टेंस तक समझ में आता है, मगर 50 किलोमीटर की करने के चलते काफी बड़ा इलाका पंजाब का बीएसएफ के कंट्रोल में जा रहा है और पंजाब पुलिस के हाथ से पावर स्ट्रिप हो रही है, जो ठीक नहीं है। सेंटर ने इसमें आर्ग्यूमेंट ये दिया है कि हमने ये इसलिए किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें आर्ग्यूमेंट यह है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करने के पीछे की वजह यह है कि ट्रांस बॉर्डर जो क्राइम्स हो रहे हैं पंजाब में काफी बड़ी मात्रा में, बॉर्डर के उस तरफ से ड्रग्स वगैरह भी जो है या फिर इलीगल वेपन्स वगैरह हो गए, इस तरीके की चीजें जो है काफी बड़ी मात्रा में आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं इसके चलते क्राइम वगैरह बढ़ रहे हैं, ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, और भी चीजें वगैरह बढ़ रही हैं। तो सेंटर का कहना यह है कि ये एक्ट के तहत में 50 किलोमीटर तक जुरिस्डिक्शन करने के बाद में ये जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हो रहे हैं, इनको स्टेट पुलिस के साथ में ज्यादा बेहतर कंजंक्शन और ज्यादा बेहतर कोऑपरेशन के साथ में इफेक्टिवली टैकल किया जा सकता है, ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग इनको मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि पंजाब के साथ में अकेला हम लोगों ने ये काम किया है, इस नोटिफिकेशन में पश्चिम बंगाल भी शामिल है और इस नोटिफिकेशन में असम भी शामिल है पंजाब के साथ में। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि पंजाब में जो ट्रांस बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें हो रही हैं, इनको रोकने के लिए पंजाब पुलिस के साथ में मिलकर हम इफेक्टिव तरीके से काम कर सकें, उसके लिए हमने ये बढ़ाया है। दूसरा ये कि अकेले पंजाब के साथ में ये काम किया गया, ऐसा भी नहीं है, इसमें असम को भी शामिल किया गया है, इसमें पश्चिम बंगाल को भी शामिल किया गया है, उनका भी जो जुरिस्डिक्शन का एरिया है उसको हम लोगों ने इंक्रीज किया है। इस साथ ही साथ अब ये जब हो गया, पश्चिम बंगाल का में भी जब ये बढ़ा दिया गया, पंजाब में भी ये बढ़ा दिया गया, असम में भी बढ़ा दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पंजाब और पश्चिम बंगाल में जिन पार्टीज की गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो अलग अलग है, तो उनके बीच में आपस में पॉलिटिकल टसल भी चलता रहता है। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद में पंजाब ने और पश्चिम बंगाल ने अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रेजोल्यूशन पास किए थे इस डिसीजन के अगेंस्ट में, और उन्होंने बोला था कि भैया हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, हम इस बात के साथ में एग्री नहीं करते। पश्चिम बंगाल वालों का कहना यह है कि ये जो जुरिस्डिक्शन है हमारे राज्य में भी 50 किलोमीटर कर दिया गया, इसके चलते पश्चिम बंगाल के लगभग 30% इलाके के ऊपर बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन आ गया है, जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स और आपकी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह आ जाती हैं। पंजाब वालों का कहना यह है कि ये कर हमारी जो पंजाब पुलिस है उसका इंसल्ट किया जा रहा है एक तरीके से। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इतने इलाके में अगर हम बढ़ाकर इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं क्राइम्स और बाकी सारी चीजें, इसका मतलब यह कि हमारी पुलिस इफेक्टिव तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये एक तरीके से आप उनके एफर्ट्स का इंसल्ट कर रहे हो। दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर एक अटैक है और इसलिए इस चीज को माना नहीं जा सकता, ये इन लोगों का कहना है। इसके जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्गुमेंट यह है कि भैया ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इलीगल एंट्री जो देश में होती है, पश्चिम बंगाल के केस में जो काफी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी घुस जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान, या फिर पंजाब के केस में पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रग्स का और आपका जो हथियार और बाकी सारी चीजें इस तरफ लाने की कोशिशें की जा रही हैं, इन सब चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। पासपोर्ट एक्ट का अगर कोई वायलेशन होता है तो उसको ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हैंडल किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि आप लोग ये बोल रहे हो कि आपके राज्यों में हम लोगों ने अपनी सीमा इतनी इतनी बढ़ा दी है और 50 किलोमीटर कर दिया है जुरिस्डिक्शन, और इसके चलते आपका इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो आप अकेले ऐसे राज्य नहीं हो जिनके केस में ऐसा किया गया है। गुजरात के केस में ये सीमा 80 किलोमीटर है, राजस्थान के केस में भी 50 किलोमीटर है, और कई राज्य ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह के जिसमें पूरे के पूरे राज्य जो है वो बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जहां जहां पे नेशनल सिक्योरिटी के लिए करने की जरूरत है वहां वहां पे हम ये कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आपके साथ में अलग से कुछ ऐसा किया जा रहा हो जिस तरीके से आप इसका इशू बना रहे हैं। तो ये दूसरे राज्यों के साथ में भी ये चीज की जा रही है। इसके जवाब में पंजाब का काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि गुजरात और राजस्थान के केस में काफी बड़े इलाके ऐसे हैं जो या तो रेगिस्तान है या फिर मार्शलैंड है। ऐसी कंडीशन में उन इलाकों पे जुरिस्डिक्शन किसी का भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे आबादी नहीं है। इन दोनों राज्यों की अपेक्षा हमारा जो पंजाब स्टेट है वो कंपैरेटिवली छोटा राज्य है, और यहां पर 50 किलोमीटर के आसपास का जुरिस्डिक्शन देने का मतलब ये हो गया कि बहुत बड़े इलाके जो हैं वो, या फिर बहुत सारे टाउन्स और सिटीज जो हैं वो बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन में चले जाएंगे। एंड ये इस तरीके का जो एक्सटेंशन किया जा रहा है बीएसएफ का पावर का, ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो, इसके चलते जो पुलिसिंग की पावर, पब्लिक ऑर्डर की जो मेंटेन करने की पावर जो बीएसएफ के पास चली जाएगी, ये हमारे जो राइट्स हैं उसका इंक्रोचमेंट है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स का इंक्रोचमेंट है, और इस तरीके से ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके खिलाफ जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंट वगैरह दोनों की तरफ से अभी हुए हैं। फाइनली सबको सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये बोला है कि ठीक है, एक मसला बन गया है, इस प्रश्न का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके का जो नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, क्या ये केंद्र सरकार के द्वारा, ये इस तरीके का जो नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें सेंटर कभी भी जो है ये बीएसएफ के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन को बढ़ा घटा सकता है, ये क्या आपकी ताकत का आर्बिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि मनमाना एक्सरसाइज है, या और क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस है पंजाब की अथॉरिटी में या नहीं है? सेक्शन 39 का इस्तेमाल बीएसएफ एक्ट का करना और उसकी मदद से ये सारी चीजें की जा रही हैं। पहली चीज, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आर्बिट्री एक्सरसाइज है? पहली बात। दूसरी बात, क्या इसकी मदद से ये जो पूरी प्रक्रिया की गई है इससे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड इससे, या फिर ये
प्रक्रिया जो की गई है, इससे पंजाब की लेजिस्लेटिव पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट का अनकंस्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पूरी की पूरी चीज को अब पढ़ा जाएगा, इस पूरी की पूरी चीज को जो है डिस्कस किया जाएगा। तो ये हो गया इस न्यूज के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। यहां से अपने को बीएसएफ के इस एक्ट के बारे में पता चलता है, बीएसएफ के इस एक्ट के सेक्शन 139 के बारे में पता चलता है, और इसके तहत में सेंट्रल गवर्नमेंट एरिया बढ़ा घटा सकता है, इसके बारे में पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है कि अलग अलग राज्यों में बीएसएफ के पास में अलग अलग एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन उनके कंट्रोल में आता है। कई ऐसे स्टेट्स हैं प्रोमिनेंटली नॉर्थ ईस्ट में हैं जो पूरे के पूरे बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और ये काम सेक्शन 139 ऑफ द बीएसएफ एक्ट 1968 इन्वोक करके किया जा सकता है। ये अपने को यहां से पता चलता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अपने को याद रखना है, और नहीं भी बने तो फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह के केस में किस तरीके के डिस्प्यूट्स वगैरह आते हैं, वहां पर अपन इसको कोट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। अगली न्यूज में हम बात करेंगे एक रिलीजियस प्लेस या फिर एक रिलीजियस श्राइन के बारे में, एंड इससे रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। इस प्लेस या फिर इस श्राइन का नाम है बाथ द्रवा थान। अब सवाल ये उठेगा कि आखिर आपको बाथ द्रवा थान नाम की इस रिलीजियस प्लेस या इस रिलीजियस श्राइन को डिस्कस करने की जरूरत ही क्यों है, या फिर यूं बोले कि ये न्यूज में क्यों है। जवाब यह है कि राहुल गांधी को यहां पर एंट्री नहीं करने दी गई। वो यहां पर गए थे, विजिट करना चाहते थे, तो उनको एंट्री अलाउ नहीं की गई, और इसके पीछे का रीजन बताया गया लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, तो इसके चलते हम आपको एंट्री अलाउ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इसके ऊपर राजनीति हुई, पॉलिटिक्स होनी थी, तो फिर ये मीडिया में आ गया, एंड क्योंकि इस पर्टिकुलर श्राइन में अलाउ नहीं किया गया था, तो फिर इसके चलते ये श्राइन भी जो है मीडिया में आ गया। तो अब ये तो अपने लिए किसी काम का है नहीं कि इनको एंट्री अलाउ नहीं की गई थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए किसी काम का नहीं है, मगर जहां पर एंट्री अलाउ नहीं की गई थी क्योंकि वो न्यूज में आ गया है, इसलिए उसके बारे में पता होना जरूरी है, और अब वो हम लोग पढ़ेंगे। तो बाथ द्रवा थान है क्या? बाथ द्रवा थान एक श्राइन है, यानी कि एक धार्मिक स्थल है, और साथ ही साथ ये 15वीं शताब्दी में भक्ति मूवमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हुए थे जिनका नाम है श्रीमंत शंकरदेव। ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, और साथ ही साथ इन्होंने काफी बड़े लेवल पर भक्ति मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इनका यहां पर जन्म हुआ था। तो बाथ द्रवा थान क्यों रिलेवेंट है या क्यों इंपॉर्टेंट है? 15वीं शताब्दी में असम में वैष्णविज्म का प्रचार प्रसार करने वाले और एक नियो वैष्णविज्म का मूवमेंट यहां पर शुरू करने वाले एक व्यक्ति हुए हैं, एक बहुत महान संत हुए हैं जिनका नाम है श्रीमंत शंकरदेव। उनका यहां पर जन्म हुआ था, और उन्होंने फिर असम में ये जो नियो वैष्णविज्म मूवमेंट था इसको काफी बड़े लेवल पर फैलाया, काफी उसका जो है प्रचार प्रसार किया। अब क्योंकि वो असम में इतना एक इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं, असम के पूरे कल्चर में उनका इतना रेलेवेंस है, इसलिए उनका जो जन्म स्थल है बाथ द्रवा थान, ये भी अपने आप में एक श्राइन बन गया है, और यहाँ पर काफी लोग जो हैं दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। बाथ द्रवा थान होल्ड्स इंपॉर्टेंस फॉर एडहेरेंट्स ऑफ एकासरना धर्मा, अ न्यू वैष्णव मोनोलिथिक फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म प्रोपेगेटेड बाय शंकरदेव। तो शंकरदेव साहब जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वैष्णविज्म का एक नया फॉर्म, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक नए किस्म का मूवमेंट वैष्णविज्म के अंदर शुरू किया था। भगवान विष्णु की जो पूजा अर्चना आराधना होती है, उसकी एक नई, आप कह सकते हैं प्रथा, एक नया उसका एक संप्रदाय चालू किया था। एंड ये जो नई प्रथा या फिर जो नया संप्रदाय चालू किया गया था, इसका नाम है एका सारना धर्मा। ये जो एका सारना धर्मा है, बेसिकली क्या है, वैष्णविज्म की एक ब्रांच है, वैष्णविज्म का एक सेक्ट है, जिसमें मोनोलिथिक फॉर्म में जो है में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मोनोलिथिक फॉर्म में जो है उनको उनके, आप कह सकते हैं कि उनका वेनिरेशन किया जाता है। तो ये जो एका सरना धर्मा है, इसकी शुरुआत शंकरदेव साहब ने की 15वीं शताब्दी में। इसका फिर बड़ी मात्रा में असम में जो है प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही साथ असम के जो दो प्रोमिनेंट रूलर्स रहे हैं, अहोम रूलर्स और उसके बाद में साथ ही साथ कोच रूलर्स, इन्होंने भी ये जो एक सरना धर्मा था इसको पैट्रोनाइज करने में काफी मदद करी। शंकरदेव ने जो ये प्रथा चालू करी थी उनके रहते हुए भी, उनके बाद में भी इसका काफी बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार हुआ। इन सब चीजों के चलते वैष्णविज्म या हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो है असम में प्रोमिनेंटली फैला, और सारे जितने भी आपके अलग अलग सेक्ट थे, अलग अलग तरीके की आपकी जो कम्युनिटीज या ट्राइब्स थी, सबको उन्होंने ये जो नियो वैष्णविज्म का जो ये पूरा आपका एक नया जो फॉर्म शुरू हुआ था जिसका नाम है एका सरना धर्मा, इसके अंडर में उन्होंने उनको यूनिफाई करने में एक सफलता हासिल कर ली थी। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्ट है जिसमें हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, मोनोथीज्म के रूप में जो है प्रैक्टिस किया जाता है इस पूरे सेक्ट को, इस सेक्ट के मानने वालों के लिए बाथ द्रवा जो है बहुत एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्लेस है, उनके लिए एक तरीके का पिलग्रिमेज स्थल है। एंड ऑब्वियसली बात है, जो नॉर्मल आपके सनातनी है उनके लिए भी जो है ये जगह देखने लायक है, उनके लिए भी जगह आप कह सकते हैं वेनिरेशन के योग्य। तो इस वजह से ये जो पूरी की पूरी जगह है इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिर इसका ये रेलेवेंस हो जाता है। अब इस पूरी की पूरी जगह के इंपॉर्टेंस के पीछे एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है श्रीमंत शंकरदेव खुद, जिनका यहाँ पे जन्म हुआ था। तो उनके बारे में भी हमको थोड़ा पता होना चाहिए, उनके बारे में भी थोड़ा हमको नॉलेज होना चाहिए। तो नेक्स्ट चीज अब इसी में हम लोग देखते हैं कि श्रीमंत शंकरदेव कौन थे। ही वॉज अ वैष्णवाइट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी। तो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में असम में जन्मे ये एक वैष्णवाइट थे, यानी कि भगवान विष्णु के उपासक थे। साथ ही साथ इन्होंने वैष्णविज्म का जो ये फॉर्म फैलाया है, इस फॉर्म के साथ में कई सारी
उन्होंने सोशल जो कुरीतियां थी और रिलीजियस लेवल पर काफी सारी जो आप कह सकते हैं कुरीतियां थी, उसको रिफॉर्म करने में भी जो है इस पर्टिकुलर एक सरना धर्म की मदद से ये भी काम किया था। उस सारी कुरीतियों को भी रिफॉर्म किया, सोशल कस्टम्स में भी काफी सारे चेंजेस लेकर आए। तो हम लोग सिर्फ यही नहीं कह सकते कि शंकर देव जो है वो एक रिलीजियस लीडर थे, साथ ही साथ उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स का भी काम किया, तो सोशल रिफॉर्मर भी थे, और रिलीजन में भी रिफॉर्म का काम किया है, तो रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे। ही इंस्पायर्ड भक्ति मूवमेंट इन असम, हिज आइडियाज वर बेस्ड ऑन भागवत पुराण, ही वाज फ्रॉम असम। तो इन्होंने असम में भक्ति मूवमेंट को इंस्पायर किया, भक्ति मूवमेंट की अलग चलाई और काफी बड़े लेवल पर आप वैष्णविज्म के अम्ब्रेला के अंदर लोगों को लेकर आए। एंड दूसरा, इनकी जो पूरी की पूरी टीचिंग्स थी वो भागवत पुराण के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली ये भागवत पुराण प्रीच किया करते थे असम भाषा में, असमी जो भाषा है उसमें, और भगवत पुराण से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स और एनेक्डोट्स को जो है ये उनका प्रचार प्रसार किया करते थे। वक्त के साथ में फिर उसमें और भी चीजें जुड़ती चली गई और उसके नतीजे में एक सरना धर्म जो है वो निकल कर आया, जिसका प्रचार प्रसार फिर उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में किया। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि ये इनका जन्म जो है वो असम में हुआ था, तो ये बेसिकली असम के थे। असम में बाहर से जाके इन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया था मिशनरी के तौर पर, वहीं पर जन्मे, वहीं पर भागवत पुराण सीखी, वहीं पर फिर अपनी प्रीचिंग्स वगैरह शुरू करी, और एक सरना धर्म, जिसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि वैष्णविज्म का एक मोनोलिथिक फॉर्म है, 15-16 सेंचुरी के बीच में असम में उसका प्रचार प्रसार किया। या यूं बोलूं कि भक्ति मूवमेंट को जो है उन्होंने असम में जो है उसके जो प्रणेता थे वो हमारे श्रीमन शंकर देव साहब थे। शंकर देव इज वाइडली क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, बोरगीत, यानी कि साथ ही साथ ये सारा काम जो उन्होंने किया था, इसके अलावा शंकर देव ने एक नए किस्म का म्यूजिक भी डेवलप किया जिसको बोरगीत कहा जाता था। इसमें भजन गाए जाते थे और जो अलग अलग भगवान विष्णु की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक सरना धर्मा के अंदर में प्रैक्टिस किया जाता है, एक सरना धर्मा के अंदर जिन प्रैक्टिसेस को बार बार हाईलाइट किया जाता है, उनको म्यूजिक पर सेट कर कर इस पर्टिकुलर तरीके के म्यूजिक में, जिसका नाम बोरगीत है, उसमें गाया जाता था। साथ ही साथ इन्होंने थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस और डांस भी जो है डिस्कवर किए, आप कह सकते हैं इन्वेंट किए थे, डेवलप किए थे। अनिका नाथ और भावना, ये दो तरीके के थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस हैं जिसमें भागवत की वेरियस कथाओं का मंचन किया जाता था। इसके बाद में एक सतारिया नाम का डांस फॉर्म है, इसमें भी भगवान विष्णु की जिंदगी की अलग, या फिर भगवान विष्णु की जो कहानियां हैं, उनके जो अवतार हैं, उनके अलग अलग जो फेजेस रहे हैं लाइफ के, उनको डांस के फॉर्म में जो है बताया जाता था, डांस के फॉर्म में उनका डिमोन्स्ट्रेशन किया जाता था। एक खुद की पूरी लिटरेरी लैंग्वेज भी बनाई जिसमें उन्होंने काफी सारा जो है लिटरेचर का काम किया है, जिसको बोला जाता था ब्रजावली। तो काफी आप कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे, स्पिरिचुअलिज्म भी फैलाया, एक नए किस्म का रिलीजन भी लेकर आ गए, या फिर एक रिलीजन के अंदर एक नए किस्म का सेक्ट भी लेकर आ गए, सोशल रिफॉर्म्स भी किए, सोशल रिफॉर्म्स भी किए, रिलीजियस रिफॉर्म्स भी किए। इसके अलावा इस लोगों को इससे ज्यादा बेहतर तरह से कनेक्ट करने के लिए इस पूरे के पूरे मूवमेंट से नए किस्म का म्यूजिक बनाया, नए किस्म के डांसेस वगैरह बनाए, नए किस्म के थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस बनाए, एक पूरी की पूरी लैंग्वेज बनाई जिसमें अपनी बातों को आसानी से कहा जा सके, ये सारी चीजें करी। अब इतना बड़े लेवल पर अगर किसी ने काम किया है और उसके बाद फिर उस संप्रदाय को जिसको इन्होंने शुरू किया था वो भी लगातार इसमें लगा रहा, इसके चलते हुआ ये कि पूरा का पूरा असम जो है वो एक कल्चरल यूनिट के अंडर में आ गया। जो वेरियस किस्म की कास्ट थी, जो वेरियस किस्म के ग्रुप थे, उन सबको एक साथ यूनिफाई करने में शंकर देव साहब को कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। तो इनकी जितनी भी टीचिंग्स थी उनको क्रेडिट दिया जाता है असम को एक सिंगल कल्चरल यूनिट के अंदर में लाने का। असम में भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी हुआ करती थी, मगर उन सारी डाइवर्सिटीज को अपने अंदर समाहित कर कर उसको एक कल्चर का और एक रिलीजन का पार्ट बनाने में शंकर देव जो है उन्होंने प्रोमिनेंट रोल अदा किया है। तो ये जो है शंकर देव साहब के बारे में बातें हो गई। अब ये जो पूरी की पूरी न्यूज है, इसमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं। बात ये जो आपका बात द्रवा थान है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि बात द्रवा थान जो रिसेंटली न्यूज में था, ये कहां पर स्थित है, तो अपने को याद रखना है बात द्रवा थान असम में स्थित है। दूसरा ये कि बात द्रवा थान जो है ये क्यों फेमस है, जवाब हो जाएगा जो असम के सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, भक्ति मूवमेंट के प्रणेता थे असम में, जिनका नाम है श्रीमंत शंकर देव, इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। अब ये कौन से रिलीजन के लिए या कौन से संप्रदाय के फॉलोअर्स के लिए वेनिरेशन का स्थान है, उनके लिए पवित्र स्थली है, तो जवाब हो जाएगा एक सारनाथ धर्मा, जो वैष्णविज्म का एक न्यू वैष्णविज्म का फॉर्म है, जिसमें मोनोलिथिक वैष्णविज्म की पूजा, मोनोलिथिक वैष्णविज्म या मोनोलिथिक फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। और उस पर्टिकुलर सेक्ट को मानने वाले जो यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, उनके लिए ये बड़ा वेनिरेशन का स्थान है। इसके लिए एक शब्द भी होता है, ये जो मोनोलिथिक फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, इसको कई बार हम लोग निर्गुण भक्ति भी बोलते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बात धर्म जो आपका ये जगह है, यहाँ पर एक सरना धर्मा के मानने वाले जो एक वैष्णविज्म का नया आप कह सकते हैं सेक्ट था, जिसको शंकर देव ने जिसका प्रचार प्रसार किया था, जिसमें निर्गुण भक्ति की जाती है, उनके लिए ये जगह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कि ये पूरा का पूरा जो शंकर देव का आपका भक्ति मूवमेंट में जो भी इनका कंट्रीब्यूशन है, इसको कौन कौन से रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था, तो असम में दो रूलर्स हुए हैं, अहोम और कोच।
दोनों रूलर्स ने इनका जो ये पूरा वैष्णविज्म था इसको पैट्रोनाइज करने में योगदान दिया था। इसके बाद इनके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं कि शंकर देव किस टाइम पीरियड में हुए थे, तो अपने को याद रखना है 15 से 16 सेंचुरी के बीच में हुए थे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने आपका भक्ति मूवमेंट कहाँ पे फैलाया है, तो अपने को याद रखना है असम में। तीसरा, इन्होंने किसकी पूजा करी थी, भगवान विष्णु की या फिर भगवान आपके भगवान विष्णु की थी कि भगवान शिव की थी, तो भगवान विष्णु की थी, या फिर यूं बोलूं कि शैविज्म को नहीं फैलाया था, वैष्णविज्म को फैलाया था। इसके बाद में इनकी टीचिंग्स किसके ऊपर बेस्ड है, तो भागवत पुराण के ऊपर इनकी सारी टीचिंग्स बेस्ड है। एंड इन्होंने किन किन चीजों की डिस्कवरी की थी या किन किन चीजों को डेवलप किया था, बोरगीत करके एक म्यूजिक फॉर्म डिस्कवर किया था या फिर डेवलप किया था। एंड अनिका नाथ और भावना के नाम से थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस को डेवलप किया था। सत्रिया के नाम से डांस फॉर्म को डेवलप किया था और ब्रजावली के नाम से पूरी की पूरी एक लिटरेरी लैंग्वेज डेवलप की थी। आज की तारीख में भी असम की सोसाइटी पे बड़ा इंपॉर्टेंट इनका कह सकते हैं असर है, क्योंकि इनके चलते असम पूरा का पूरा जो है एक कल्चरल एंटिटी के तहत में आ गया था, और आज जो वैष्णविज्म या हिंदू धर्म का वहां पे प्रैक्टिस होती है उसके प्रणेता शंकर देव को माना जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा इससे अपने लिए कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं बनेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे। नेक्स्ट न्यूज में हमको बात करनी है अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर इनॉग्रेट हुआ है इसके वेरियस फीचर्स के बारे में। काफी आप कह सकते हैं हिंदू में एक अच्छी विस्तृत रिपोर्ट इसके ऊपर छपी थी, तो उसी में से फिर मैंने ये नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं और वही अब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये जो पूरा टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ है इसके वेरियस फीचर्स के ऊपर या फिर जिस स्टाइल में इस टेम्पल को बनाया गया है उस टेम्पल कंस्ट्रक्शन या टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हाई है। ना सिर्फ यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, इसके अलावा जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, इसके अलावा और भी जो दूसरे एग्जाम्स या एडवर्टीजमेंट के तहत में एग्जामिनेशन लिए जाते हैं जिसमें जनरल स्टडीज या करंट अफेयर पूछ लिया जाए, उसमें इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो एसएससी सीजीएल के पेपर होंगे, सीएचएसएल के पेपर होंगे, स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं और रेलवे के जो पेपर होने वाले हैं, सब जगहों पर एक अच्छी संभावना है कि इस टेम्पल के आर्किटेक्चरल फीचर्स के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज या फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसको अपन लोग देख लेते हैं। राम मंदिर जो पूरा बनकर तैयार हुआ है प्रभु श्री राम का, इसके इस टेम्पल के क्या क्या वेरियस फीचर्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, द टेम्पल हैज बीन बिल्ड इन ट्रेडिशनल नगर स्टाइल। यानी कि हमारा जो ये टेम्पल बनकर तैयार हुआ है भगवान श्री राम का, इसको ट्रेडिशनल नगर स्टाइल में बनाया गया है। भारत में प्रोमिनेंटली दो तरीके की स्टाइल्स हैं या दो तरीके के मेथड्स हैं जिसकी मदद से टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं नगर स्टाइल और दूसरा जो तरीका होता है उसको बोला जाता है द्रविड़ स्टाइल। जो नगर स्टाइल है टेम्पल कंस्ट्रक्शन का जो ये तरीका है, इसमें प्रोमिनेंटली नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनते हैं वो इस स्टाइल में बनते थे, एंड द्रविड़ स्टाइल में जो टेम्पल्स बनते हैं वो प्रोमिनेंटली आपको साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। अब क्योंकि नॉर्थ में इन्वेजन हुए और इन्वेडर्स ने लूटमार करने के और मारकाट करने के अलावा बड़ी मात्रा में मंदिरों को तोड़ा है, तो एंशिएंट मंदिर तो आज की तारीख में इतने बचे नहीं है, मगर जो भी थोड़े बहुत मंदिर रह गए या जो भी थोड़े मंदिरों के अवशेष रह गए हैं और जो भी हमारे पास मंदिरों की स्मृतियां रह गई हैं, उन सब में जो भी तरीके का मंदिर वगैरह बनाने का टेक्निक या तरीका था, वो पूरा का पूरा जो मेथड है उसको नगर स्टाइल बोला जाता है। और इस मंदिर को भी उसी टेक्निक की मदद से उसी पर्टिकुलर शैली में, नगर स्टाइल की शैली में बनाकर डेवलप किया गया है। Around the Grand Temple is a rectangular periphery called Percotta, a feature found in temples of South India but not generally in North. अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि राम मंदिर को हालांकि बनाया तो नगर स्टाइल में गया है, नगर शैली का मंदिर जो है भगवान राम का बनाया गया है, मगर उसमें साउथ इंडियन टेम्पल्स के भी कुछ फीचर्स को शामिल किया गया है। एक प्रोमिनेंट फीचर यह है कि इस मंदिर के चारों तरफ आपने एक रेक्टेंगुलर पेरीफेरी बनाई है एंड इस पेरीफेरी को परकोटा बोला जाता है। अब ये जो परकोटा होता है ये साउथ के टेम्पल्स में तो खूब इस्तेमाल होता है, यानी कि द्रविड़ शैली से या द्रविड़ स्टाइल से जो मंदिर बनाए जाते हैं उसमें परकोटा बनाया जाता है और उसमें बड़ा कॉमन है कि आपको परकोटा देखने को मिलेगा। नॉर्थ में मगर जो मंदिर बनते हैं या जो नगर स्टाइल में मंदिर बनाए जाते हैं उसमें परकोटे का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये नगर स्टाइल का टेंपल है उसके बाद भी इसके चारों तरफ में परकोटा बनाया गया है, जो एक टिपिकल फीचर है, साउथ इंडिया के टेंपल में मिलता है, नॉर्थ के टेंपल में नहीं मिलता। ये करने के पीछे की वजह यह है कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का जन्म नॉर्थ में हुआ था। टेक्निकली देखा जाए तो आज के उत्तर प्रदेश के इलाके में हुआ था, मगर उनकी जो कर्म भूमि है, उन्होंने जो पूरी अपना जो कर्म किए थे जिसके चलते फिर वो भगवान कहलाए, या जिसके चलते जो है हम आज उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो पूरा कर्म जो है साउथ इंडिया में हुआ है। तो साउथ इंडिया का भी उनकी जिंदगी पे एक बहुत ज्यादा प्रभाव था। उनका जो पूरा जीवन दर्शन है जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, प्रोमिनेंटली उसकी जो बड़ी बड़ी मेजर घटनाएं हुई थी वो साउथ इंडिया में हुई थी। तो उस चीज को शामिल करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए साउथ इंडियन टेम्पल्स का भी जो है कुछ फीचर्स वगैरह लेना वाजिब सी बात है। इसलिए इस टेम्पल को जो इस टेम्पल के चारों तरफ परकोटा बनाया गया। अब ये जो परकोटा है इसी के अंदर में ये पूरा का पूरा टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टेम्पल को कम से कम 1000 साल तक ये जो है स्टेबल रहे।
यहाँ पे कितने ही भूकंप आ जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, टेम्पल की प्लिंथ में किसी तरीके का नुकसान ना आए और ये लंबे से लंबे वक्त तक जो है सर्वाइव कर सके, कम से कम 1000 साल तक ये जो है सर्वाइव करे। इस बात को इंश्योर करने के लिए इस मंदिर में किसी भी तरीके के स्टील का या आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है वो इतनी लंबी नहीं होती। एक वक्त के बाद में फिर इनको रिप्लेस करना पड़ता है, जिसके चलते फिर वो बिल्डिंग वगैरह को तोड़ा जाता है और फिर नया नए सिरे से आपको बनाना पड़ता है। अब अगर आप आयरन या स्टील लगाओगे नहीं तो फिर ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इस पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन में, जैसे हमारे एंशिएंट मंदिरों में होता था, ना तो लोहे का कोई इस्तेमाल किया गया है, ना स्टील का कोई इस्तेमाल किया गया है। पूरा मंदिर जो है वो पत्थर से बनाया गया है। इनफैक्ट पूरा का पूरा मंदिर जो है वो सैंडस्टोन से बना के तैयार किया गया है। और ये जो रेड सैंडस्टोन है जिससे मंदिर बना के तैयार किया गया है, इसको राजस्थान में बंसी पहाड़पुर नाम का एक इलाका पड़ता है, वहां से लेकर आया गया है और उसी की मदद से ये पूरा का पूरा मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो याद रखना है, भगवान श्री राम का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये कौन सी शैली में बना है? ये मंदिर बना है नगर स्टाइल में या फिर नगर शैली में। नगर शैली क्या होती है? प्रोमिनेंटली हमको नॉर्थ के जो मंदिर बनाए जाते थे पहले, वो जिस शैली में बनते थे उसको नगर शैली बोला जाता है। इसके बाद इसमें साउथ इंडिया के टेम्पल्स का कौन सा फीचर शामिल किया गया है? तो साउथ इंडिया के टेम्पल्स का एक परकोटा वाला जो फीचर है, जो बड़ा कॉमन होता है, आपको देखने को मिलता है साउथ के टेम्पल्स में, वो इसमें शामिल किया गया है, जो नॉर्थ के नगर स्टाइल के टेम्पल्स में देखने के लिए नहीं मिलता। पूरे के पूरे मंदिर में स्टील का या आयरन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरा का पूरा मंदिर जो है पत्थर से बनाया गया है। रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है और ये रेड सैंडस्टोन लेकर आया गया राजस्थान के बंसी पहाड़पुर नाम के एक इलाके से। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। अब मैं आपको फोटोज दिखा देता हूं। ये फोटोग्राफ एनिमेटेड वर्जन था। जब डिसाइड किया गया, जब परिकल्पना की गई कि राम मंदिर कैसा बनकर तैयार होगा, तो उसका ये नक्शा खींचने के बाद इमेजिनेशन के बेसिस पर ये एनिमेटेड जो है आपका इमेजिनेशन के बेसिस पर ये एनिमेटेड डिजाइन बनाया गया। जब एक्चुअल में मंदिर बनकर तैयार हुआ तो कुछ इस तरीके का दिखा। इसकी एक और फोटोग्राफ देखिए। एक तो जब पूरा अपना मंदिर बन गया तो ऐसा दिख रहा है। इसकी एक और फोटोग्राफ देखिए जिसमें पूरा ही आ रहा है, देखिए। तो इस तरीके से जो है ये मंदिर अभी बना है और अभी कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ है। इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ काम अभी भी हो रहा है। पेड़ पौधे लगाए जाने हैं और फर्दर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें, लोगों के बैठने उठने परिक्रमा करने और 10 तरीके की जो चीजें होती हैं सबके लिए जो है यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। तो अभी ये मंदिर जो मगर प्रोमिनेंटली जो मेजर मेजर हिस्सा था वो बन चुका है और ये आज की तारीख में इस तरीके का दिख रहा है। अब ये जो नगर स्टाइल है जिसमें इसको बना के तैयार किया गया है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर अब यूपीएससी में सवाल पूछा जा सकता है और मुझे पूरी उम्मीद नहीं है, विश्वास है कि इस बार नगर स्टाइल के ऊपर कुछ ना कुछ आएगा जरूर, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल में बना है। ये एक तरीके से हिंदुस्तान का कल्चरल रिवाइवल हो रहा है, तो इस पे कुछ ना पूछा जाए मेरी आत्मा नहीं मानती, इसमें तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो नगर स्टाइल को अपन लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीजें देख लेते हैं। Nagar style of temple architecture that became Nagar style is the style of temple architecture that became popular in North India and is known as Nagara. तो नगर स्टाइल आर्किटेक्चर नॉर्थ के इलाकों में पॉपुलर हुआ था एंड इसको कई बार नगर स्टाइल ना बोल के नगरा भी बोल दिया जाता है, तो भी मतलब वही पड़ता है। It in north it is common for an entire temple to be built on a stone platform with steps leading to it. Another unique characteristic is that it does not usually have elaborate boundary walls or gateways. तो नगर स्टाइल टेम्पल की खासियत क्या है? पहले आप एक पत्थर का पूरा प्लेटफॉर्म बनाते हो, जिस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए दोनों तरफ से या जितने भी तरफ से आप चाहो सीढ़ी लगाते हो। उसके ऊपर फिर जो है आप अपना पूरा का पूरा टेम्पल डेवलप करते हो। ठीक है जी। नगर स्टाइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है या क्या बेसिक फीचर है कि अगर आपने नगर स्टाइल में या नगर शैली में आपको मंदिर बनाना है तो उसके लिए प्रोमिनेंट क्या चीज की जाती है? सबसे पहला काम, आपने स्टोन की मदद से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना लिया। स्टोन की मदद से जब ये पूरा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया, फिर उसके ऊपर जो है मंदिर पूरा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो भी आप बनाना चाह रहे हो वो मंदिर पूरा बनाया जाएगा। अब ये अच्छी खासी हाइट पे आपने स्टोन का प्लेटफॉर्म बनाकर मंदिर बनाया है, तो इस तक पहुंचने के लिए फिर सीढ़ियां लगाई जाती हैं। जहां जहां से भी आप जाना चाहते हो, जितने भी तरीकों से आप जितने भी आप सीढ़ियां लगा के 4 प्रवेश द्वार बनाना चाहते हो, जितने भी बनाना चाहते हो, उस हिसाब से फिर सीढ़ियां लगाई जाती हैं। वही चीज देखिए आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। पहले मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूं कि यहाँ पे भी देखिए इस तरह से इन्होंने एक सर्टेन हाइट तक का जो है आपका एक बेस बनाया है और उसके बाद फिर उस बेस उसके आपके सीढ़ियां लगा दी हैं। सीढ़ियों की मदद से आप इस पर्टिकुलर बेस तक अप्रोच कर सकते हो और उसके बाद फिर उसके ऊपर ये टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट किया गया। ये तो खैर डिजाइन हो गई। एक्चुअल में मंदिर में क्या किया गया ये देखिए, ये पत्थर का पूरा एक सर्टेन बेस बनाया गया है। अब यहाँ टॉप पर पहुंचने के लिए आपने सीढ़ियां लगा दी और उसके ऊपर फिर जो है ये पूरा अपना मंदिर प्रभु श्री राम का बनाकर तैयार किया गया। एक और फोटो देखिए, इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ये एक सर्टेन बेस है, इस बेस में ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं एंड ये सीढ़ियां यहां से लगाई गई हैं एंड उसके बाद में उसके ऊपर जो है इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया गया। चल, तो ये होगा नगर स्टाइल की एक पर्टिकुलर फीचर। दूसरा जो नगर स्टाइल में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि मंदिर के चारों तरफ में कभी अपने को बाउंड्री वॉल देखने को नहीं मिलती। एक ये होता है कि आप मंदिर बना लेते हो या आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन कर लिया, उसके चारों तरफ फिर आप एक पेरीफेरी में बाउंड्री वॉल बना देते हो। मगर नगर शैली में जब मंदिर बनाया जाता है तो उसके चारों तरफ में बाउंड्री वॉल जनरली नहीं बनाया जाता, आपको जनरली देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। नगरा स्टाइल या नगर शैली में अगर मंदिर बनेगा, एक तो स्टोन प्लेटफॉर्म बनाओगे, पहले उस पे टॉप पे पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगाओगे और उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मंदिर का कंस्ट्रक्शन करते हो, पहली बात। दूसरी बात
ये है कि आप ये जो मंदिर बनाओगे इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके चारों तरफ में ना तो बाउंड्री वॉल्स बनाई जाती हैं ना इलाबोरेट आपके गेटवेज होते हैं। जैसे साउथ के मंदिरों में आप देखोगे तो बाउंड्री वॉल भी देखने को मिलती है और बड़े शानदार किस्म के जो है प्रवेश द्वार होते हैं जिनको हम लोग कई बार गोपुरम बोलते हैं। उनके ऊपर बड़े खूबसूरत किस्म की जो है आपको कह सकते हैं कलाकारी या नक्काशी देखने के लिए मिलती है। तो उस तरीके के गोपुरम या फिर उस तरीके के इलाबोरेट जो आपके द्वार होते हैं एंट्रेंस के, वो आपको नॉर्थ में नगर स्टाइल में देखने को नहीं मिलते। वो यहाँ पर भी बात लागू होती है। तो ये बड़ी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके चारों तरफ में ना तो इलाबोरेट बाउंड्री होती है जैसे साउथ के मंदिरों में होती है, और ना अंदर जाने का कोई एक स्पेसिफिक बड़ा सा एक प्रवेश द्वार होता है जैसा साउथ के मंदिरों में प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। अब यहाँ पे नगर स्टाइल में जो मंदिर बनता है इसमें काफी सारे शिखर बनाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है शिखर आपको देखने को मिलते हैं। इन शिखर्स की जो हाइट होती है वो भी अलग अलग होती है। इसमें जो सबसे आपका टॉलेस्ट शिखर होता है, जो आपके प्रमुख देवता हैं जिनको उस मंदिर में विराजमान किया गया है, जो आपका गर्भगृह है मंदिर का जहां पे प्रमुख देवता को रखा जाता है, वो हमेशा इस टॉलेस्ट शिखर के नीचे ही होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि आपने नगर स्टाइल में क्या करते हैं, नगर स्टाइल में ये आपने एक स्टोन का प्लेटफॉर्म बनाया, इस स्टोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर आपने एक मंदिर ड्रॉ किया, एक कंस्ट्रक्ट किया। इस तरीके से आपने एक शिखर बना दिया, फिर दूसरा शिखर बना दिया, फिर इस तरह से एक तीसरा शिखर बना दिया, और इस तरह से आपने मंदिर बनाया। ये आपने ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगा दी हैं। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट आपका जो सबसे टॉलेस्ट शिखर है, जो प्रमुख देवता है हमेशा उसके नीचे ही विराजमान किए जाते हैं। जो आपका गर्भगृह है वो हमेशा आपके टॉलेस्ट शिखर के नीचे ही बनाया जाता है। तो ये मंदिर जो है इसमें, या ये जो मंदिर की डिजाइन है इसमें, वो गर्भगृह कहां पर हो जाएगा, वो गर्भगृह यहां पर हो जाएगा। प्रमुख देवता को हमेशा यहां पर विराजमान किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, द्रविड़ जो आर्किटेक्चर है उसमें जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ा आपका जो गोपुरम बनाया जाता है उसी में आप जो है अपने देवता को उसका उसी के नीचे आप अपना गर्भगृह बना दें। मगर नॉर्थ में ये चीज प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है कि गर्भगृह हमेशा सबसे बड़े जो शिखर होता है, सबसे बड़े शिखर के नीचे ही बनाया जाता है। इसके बाद अब ये भी नहीं है कि नगर स्टाइल जो है इसमें अपने खुद के कुछ रीजनल वेरिएशंस नहीं है, इसमें भी अपने अलग अलग रीजनल वेरिएशंस हैं अलग अलग इलाकों में। जो पाकिस्तान में इलाका चला गया, हाल फिलहाल जो इलाका कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान में, वहां जो मंदिर हुआ करते थे, अब तो खैर वो सारे खा गए, सारे तोड़ के रख दिए उन्होंने, मगर जो मंदिर वहां पर हुआ करते थे उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कश्मीर में जो मंदिर हुआ करते थे या अभी भी हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। राजस्थान के मंदिर थोड़े से अलग हैं, हरियाणा में जो मंदिर हैं, पंजाब में मंदिर हैं वो थोड़े से अलग हैं, हिमाचल के मंदिर और अलग हैं, यूपी बिहार के और मध्य प्रदेश के या मध्य भारत के मंदिर अलग हैं। तो नगर शैली जो है, या बंगाल के मंदिर काफी अलग जो है थोड़े से अलग हैं, मगर सबके सब प्रोमिनेंटली जो नगर शैली में है उनमें बनाए गए हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सारे के सारे नगर शैली में बना के तैयार किए गए हैं, तब भी उनमें कुछ वेरियस आपको जो कह सकते हैं वेरिएशंस या इस तरह से कह सकते हैं कि डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो सब डिविजन हैं आपके नगर टेम्पल में या जो नगर स्टाइल में बनाए जाने वाले सब डिविजन हैं, ये प्रोमिनेंटली एक ही बात के ऊपर निर्भर करते हैं, वो है कि शिखर जो है उसका शेप कैसा रहेगा, उसका साइज कैसा रहेगा। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर बना हुआ है उसका शिखर थोड़ा सा अलग है। जो बंगाल के मंदिर मिलते हैं उनके शिखर ऑल टुगेदर अलग होते हैं। आपका नेपाल हो गया या फिर बिहार का इलाका हो गया, उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया, यहाँ पर जो शिखर है उनका शेप थोड़े से अलग है। राजस्थान के मंदिरों के शिखर के शेप थोड़े से अलग है। तो पॉइंट यह है कि नगर स्टाइल में भी वेरिएशन होता है। नॉर्थ में जो नगर स्टाइल में मंदिर बनाए जाते हैं उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है, मगर प्रोमिनेंटली ये वेरिएशन शिखर जो है उसके शेप के ऊपर होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सबसे हाईएस्ट शिखर है, प्रमुख आपका जो देवता है या जो गर्भगृह है उसी के नीचे बनेगा, मगर वो शिखर का शेप कैसा होगा उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, और उसी के बेसिस पे नगर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं इसमें वेरिएशन माने जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज मानी जाती हैं। अब शिखर के ऊपर जो कलश रखा जाता है, जिसको कई जगहों पर कलश बोला जाता है और कई जगहों पे अमलक या फिर अमलाका बोला जाता है, ये कलश या फिर ये अमलक जो है इज इंस्टॉल्ड विच इज इंस्टॉल्ड ऑन द शिखर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ टेम्पल स्टाइल। तो नगर स्टाइल के जो आर्किटेक्चर है, नगर शैली जो है, इसमें जो शिखर बनाए जाते हैं इसके ऊपर हमेशा एक कलश रखा जाएगा या फिर हमेशा एक अमलक जो है वो रखा जाएगा। ये होता ही है, तो ये अपने को याद रखना है। ये भी अपने आप में इसका जो है एक यूनिक फीचर है, एक यूनिक स्टाइल है। अब इसकी मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, ये पत्थर का एक प्लेटफॉर्म या फिर एक बेस तैयार कर लिया। इस पत्थर के टॉप पर पहुंचने के लिए, यानी कि यहां पर पहुंचने के लिए आपने सीढ़ियां लगा दी। एक तरफ से ये सीढ़ी लगा दी, एक तरफ से ये सीढ़ी लगा दी। अब इसके ऊपर आपने अपने मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया है। अब मंदिर में ये पूरा का पूरा जो आपके छोटे छोटे शिखर हैं इनको कई बार मंडप बोला जाता है या मंडपास बोला जाता है। जो सबसे बड़ा शिखर है इसको ही शिखर बोला जाता है, और इसके नीचे गर्भगृह होता है, इसके नीचे प्रमुख देवता होते हैं, और इसके ऊपर हमेशा जो है एक अमलक या फिर एक कलश जो है वो रखा ही जाता है। ये कुछ आपकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ वेरियस फीचर्स हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ये पूछे जा सकते हैं कि नगर स्टाइल की क्या क्या वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी का उल्टा जो द्रविडियन स्टाइल के टेंपल्स हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नगर स्टाइल के टेंपल द्रविडियन स्टाइल के टेंपल से कैसे अलग हैं, और वो कौन से मंदिर हैं जिनमें नगर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल दोनों की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं और उसको फिर एक नए नाम से जाना जाता है। अब ये सब आर्ट्स एंड कल्चर के टॉपिक हैं, तो वो उसमें मैं डिटेल में कवर करूंगा, मगर एक करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इतनी बातें जो है पता होनी चाहिए, और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इसमें से सवाल जरूर आएगा।
आ सकता है वाली बात नहीं है, इसमें से मगर क्वेश्चन जो है जरूर आएगा। इस साल जितने भी अलग अलग एग्जामिनेशन होने, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। चले, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे। चले, नेक्स्ट न्यूज की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको बात करनी है कुमकी एलिफेंट्स के बारे में। अब ये कुमकी एलिफेंट क्या बला होती है, ये डिस्कस करने के पहले उससे ज्यादा जरूरी सवाल कि ये कुमकी एलिफेंट्स के बारे में पता होना ही क्यों चाहिए, पहले तो इस सवाल का जवाब कि आखिर ये कुमकी एलिफेंट न्यूज में है क्यों। तो जवाब यह है कि उड़ीसा की सरकार ने तमिलनाडु की सरकार को एक लेटर लिखा है और उसमें उनसे मांग करी है, या इनफैक्ट उनसे गुजारिश करी है कि भाई हमको कुछ कुमकी एलिफेंट्स, और इन कुमकी एलिफेंट्स के साथ में इनको हैंडल करने वाले कुछ महावत जो हैं हमको दे दो, क्योंकि हमारे राज्य में हो ये रहा है कि ह्यूमन एलिफेंट के कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि ऐसे इलाके जहां पर इंसान भी रहते हैं और उसी के आसपास की पेरीफेरी में हम जो आपके वाइल्ड में अगर एलिफेंट्स भी रह रहे हैं तो उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट होता चला जा रहा है। अब आमतौर पर हाथी बड़े शांतिप्रिय किस्म के जानवर होते हैं, शांतिप्रिय किस्म के प्राणी होते हैं, मगर अगर गुस्सा आ जाए तो बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर मार पड़ेगी, कोई मरेगा तो वो इंसान ही होने वाला है। तो काफी इश्यूज या काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। इसको काउंटर करने के लिए अब तमिलनाडु की गवर्नमेंट से उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमको कुछ कुमकी एलिफेंट्स, और इन कुमकी एलिफेंट्स के साथ में उनको हैंडल करने वाले महावत दे दो, ताकि हम लोग ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको अवॉइड कर सकें, और जो अननेसेसरीली काफी सारी डेथ्स हो रही हैं इसको भी, इससे भी बचा जा सके। तो इस न्यूज के चलते कुमकी एलिफेंट जो है वो खबरों में आ गए, और खबरों में आ गए तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट जरूरी है कि हमको पढ़ना है। अब ये खबरों में क्यों थे वो हमने देख लिया, अब ये देखेंगे कि ये कुमकी एलिफेंट होते कौन है। तो व्हाट आर कुमकी एलिफेंट्स? they are trained captive they are trained captive Asiatic elephants used to drive wild animals away when they enter human settlement। यानी कि अगर आप एलिफेंट्स को, एशियाटिक एलिफेंट्स को अगर कैप्टिविटी में बड़ा करते हो, आप उनको जो है जंगल में ना छोड़ के उनको पालतू बनाते हो और बड़ा करते हो, और साथ ही साथ आप उनको ट्रेन करते चले जाते हो सर्टेन चीजों के लिए, तो इस तरीके के जो एलिफेंट्स होते हैं इनको कुमकी एलिफेंट्स बोला जाता है। ऐसे एलिफेंट जिनको कैप्टिविटी में बड़ा किया जाता है, इनफैक्ट ऐसे एशियाटिक एलिफेंट्स जिनको कैप्टिविटी में बड़ा करके ट्रेन किया जाता है सर्टेन चीजों के लिए, ये कहलाते हैं कुमकी एलिफेंट्स। प्राइमरीली इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल जंगल से इंसानों के सेटलमेंट्स में बार बार आ रहा है या फिर अतिक्रमण कर रहा है, या किसी वजह से अगर जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं, ना सिर्फ आपके एलिफेंट्स हो गए बट इसके अलावा दूसरे भी जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह के साथ में कंफ्लिक्ट में आ रहे हैं, या किसी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स के इलाकों में एंटर कर गए हैं, तो उनको सेफली ड्राइव करके वहां से हटा देना, वहां से जो है उनको भगा देना, या फिर उनको वापस जंगल की तरफ में जो है लेकर जाना, इस काम के लिए कुमकी एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोमिनेंटली अगर कोई हाथी या फिर जंगली हाथियों का समूह अगर ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ गया, तो उनको भी जो है वहां से हटाकर वापस जंगलों की तरफ में रास्ता दिखाने के लिए कुमकी एलिफेंट इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे जानवर हो गए, कार्निवोरस एनिमल्स प्रोमिनेंटली जो हो गए, उनको भी जो है कुमकी एलिफेंट्स वगैरह की मदद से आप ड्राइव अवे कर देते हो, उनको भी वहां से फिर आप भगा देते हो जंगलों की तरफ में। इसके लिए कुमकी एलिफेंट्स का इस्तेमाल होता है। Odisha wants to use them to drive wild elephants away, thus reducing damage to crops, human habitations, and potential loss of lives of both elephant and humans. Also, they will be used for forest patrolling and rescue operation. तो उड़ीसा वाले भी यही चाहते हैं कि इन एलिफेंट्स को लेकर एक तो जो दूसरे हम लोग करना ये चाहते हैं उड़ीसा में कि जो दूसरे जंगली हाथी हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं, इनको वापस जंगलों की तरफ में ड्राइव अवे कर दिया जाए, इनको वहां से हटा दिया जाए, ताकि एक तो जो क्रॉप्स वगैरह है इनका नुकसान होने से बच जाए, क्रॉप्स का डैमेज ना हो। दूसरा, ह्यूमन हैबिटेशंस को भी जो हाथी नुकसान पहुंचा सकते हैं वो नुकसान भी अवॉइड किया जाए, उससे भी जो है बचा जाए। तो एक तो क्रॉप्स के डैमेज को रोका जा सके, ह्यूमन हैबिटेशंस को नुकसान को रोका जा सके, प्लस अगर ह्यूमन एलिफेंट कंफ्लिक्ट होता है जिसमें 99.99% चांसेस है कि इंसान की जान जाएगी, मगर अगर इंसानों ने फिर हथियार रखना शुरू कर दिए उसके रिटेलिएशन में, तो फिर वो आपके हाथियों पे हमला करेंगे तो उससे हाथी भी मरेंगे। तो दोनों तरफ से जो लॉस हो सकता है, एलिफेंट्स की भी जिंदगी के ऊपर खतरा है, इंसानों की जिंदगी के ऊपर तो खैर खतरा है ही, इस तरीके की जो पोटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ है इसको भी रोका जा सके। साथ ही साथ फॉरेस्ट में अगर आपको पेट्रोलिंग करनी है, अगर शिकारी वहां पे पोचिंग तो नहीं कर रहा है, वहां पे इलीगली शिकार विकार करने की कोशिश तो नहीं हो रही, तो अगर इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए आपने फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग करनी है, कहीं पर कोई अगर आपदा आ गई या फिर कहीं पे कोई फंस गया, कोई अगर आपका सफारी के लिए कोई गया हुआ है, गाड़ी वाड़ी खराब हो गई, अब उनको रेस्क्यू करना है, इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इन कुमकी एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों के लिए उड़ीसा ने तमिलनाडु से मदद मांगी। अब अपन लोगों ने कुमकी एलिफेंट्स के बारे में पढ़ते वक्त में ये देखा था कि कुमकी एलिफेंट जो हैं ये होते हैं कैप्टिविटी में बड़े किए गए ट्रेंड एशियाटिक एलिफेंट्स। तो यहां से मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि कुमकी एलिफेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, मगर साथ ही साथ क्योंकि कुमकी एलिफेंट्स की डेफिनेशन में बाय डेफिनेशन ये आ जाती है कि भाई ये ट्रेंड कैप्टिविटी में बड़े किए गए एशियाटिक एलिफेंट्स हैं, तो यूपीएससी एशियाटिक एलिफेंट्स के ऊपर भी तो सवाल पूछ सकती है। और एशियाटिक एलिफेंट्स ही क्यों, एशियाटिक एलिफेंट्स के अलावा और जो दूसरी आपकी प्रोमिनेंट अफ्रीकन एलिफेंट की प्रजाति है उसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, तो पूछे जा सकते हैं। तो यहां से फिर मैंने ये सोचा कि आप लोगों को एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब यहां से हम लोग नेक्स्ट वही देखेंगे कि एशियाटिक एलिफेंट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड देन आपका जो अफ्रीकन एलिफेंट है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन दोनों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुमकी एलिफेंट में इतना
इतना ही है। अगर क्वेश्चन आया तो एक ही आएगा कि कुम्की एलिफेंट होता क्या है, या फिर कुम्की एलिफेंट प्रोमिनेंटली, या फिर जो कुम्की एलिफेंट है वो किस प्रजाति के एलिफेंट होते हैं। तो याद रखना है, कैप्टिविटी में बड़े किए गए ट्रेन एलिफेंट्स कुम्की एलिफेंट कहलाते हैं, और इनको और ये किस नस्ल के, किस प्रजाति के होते हैं, एशियाटिक एलिफेंट्स होते हैं। अब बात कर एशियाटिक नस्ल के एलिफेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में, एंड साथ ही साथ इसके बाद में अफ्रीकन एलिफेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। चलें देखते हैं सर। एशियाटिक एलिफेंट्स, there are three subspecies of Asian elephants, which are the Indian, Sumatran and Sri Lankan. एशियाटिक एलिफेंट्स का मतलब ऑब्वियस सी बात है, बच्चा भी बता सकता है कि एशिया में जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं उनको एशियाटिक एलिफेंट्स बोला जाता है। मगर इन एशियाटिक एलिफेंट्स की तीन प्रमुख स्पीशीज होती हैं, या प्रोमिनेंटली एशियाटिक एलिफेंट तीन जगहों पर पाए जाते हैं। सबसे पहले तो अपना प्यारा देश भारत, तो भारत में मिलने वाले जो एशियाटिक एलिफेंट्स उसको आपने इंडियन एशियाटिक एलिफेंट्स या फिर सिंपली इंडियन एलिफेंट्स कह दिया। इसके अलावा इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वहां पर जो एलिफेंट, वहां पर भी प्रोमिनेंटली एलिफेंट्स पाए जाते हैं, तो इनको बोला जाता है सुमात्रन एलिफेंट्स। और तीसरा, श्रीलंका में एलिफेंट्स पाए जाते हैं तो इनको कहा जाता है श्रीलंकन एलिफेंट्स। या फिर यूं कह सकते हैं कि एशिया में पाए जाने वाले एलिफेंट्स को तीन प्रोमिनेंट सबस्पीशीज या कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इंडियन, सुमात्रन और तीसरा श्रीलंकन। अब इन तीनों कैटेगरीज में से जो इंडियन सबस्पीशीज है या फिर जो इंडियन एशियाटिक एलिफेंट्स हैं, ये सबसे ज्यादा बड़े एरिया में फैले हुए हैं। तो सबसे वाइडेस्ट रेंज जो आपको देखने को मिलती है, सबसे बड़ा इलाका अगर आप लैंड के हिसाब से देखें तो इनका टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इन तीनों में से जिस सब स्पीशीज का है वो आपके इंडियन एलिफेंट्स हैं, पहली चीज। और दूसरा ये कि एशियाटिक एलिफेंट्स जितने बचे हुए हैं आज की तारीख में, उसमें से मेजोरिटी भी जो एलिफेंट्स हैं वो आपके इंडियन एशियाटिक या फिर एशियाटिक इंडियन एलिफेंट्स हैं। तो ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, श्रीलंका छोटा सा द्वीप है, तो यहाँ पर जो भी एलिफेंट्स हमको देखने को मिलेंगे उनके पास में बहुत ज्यादा एरिया नहीं है विचरण करने के लिए, तो उनका जो स्पेशल या फिर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है। सुमात्रा भी एक द्वीप के पॉइंट, अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा द्वीप नहीं है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं है एरिया के हिसाब से। इंडिया में असम से लेकर नीचे साउथ में केरल और तमिलनाडु तक में आपको हाथी देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा है, काफी बड़े इलाके में जो है ये देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पे क्लाइमेट्स भी हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो इंडियन एलिफेंट्स हैं, इन्होंने अपने आप को उस हिसाब से जो है एक्लिमेटाइज भी किया हुआ है, अपने आप को उस हिसाब से उन्होंने ढाल भी रखा है। बिसाइड दिस, भारत के जो एलिफेंट्स हैं या फिर यूं बोलना चाहिए एशियाटिक एलिफेंट्स की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन जिन एलिफेंट्स का है वो इंडियन एलिफेंट्स हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आज की तारीख में जितने भी मेजोरिटी ऑफ रिमेनिंग एलिफेंट्स हैं इंडियन आपका एशियाटिक कैटेगरी के, एशियाटिक ब्रीड के, उसमें सबसे ज्यादा इंडियन एलिफेंट्स या इंडिया में पाए जाने एलिफेंट्स, पाए जाने वाले जो एलिफेंट्स हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं। आज की तारीख में इनकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लगभग 20,000 से 40,000 के बीच में है। ये भी इससे अपने को समझ में आता है कि कितने कम जो है हाथी एशियन एलिफेंट्स की कैटेगरी के या एशियन एलिफेंट की नस्ल के कितने कम हाथी बचे हुए हैं। अब ये जो एलिफेंट्स हैं, अगर आप IUCN की रेड लिस्ट के में देखोगे तो इनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में देखोगे तो इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब इनका शिकार अगर किसी ने किया, करने की कोशिश भी करी, तो उसके खिलाफ बड़ी सख्त सजा के प्रावधान है। और तीसरा, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, मतलब इनके किसी भी इनसे बने हुए किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी तरीके की कमर्शियल जो है उसका कमर्शियल यूज नहीं हो सकता, कमर्शियली उसका ट्रेड नहीं किया जा सकता। तो एशियाटिक एलिफेंट्स इंडेंजर्ड है, या फिर यूं बोलूं कि इंडियन एलिफेंट्स जो है वो आपके इंडेंजर्ड है। IUCN की रेड लिस्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है और साइट्स की लिस्ट में इनको अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। इसी के बाद में इनके जो नियरेस्ट आपके रिलेटिव या भाई आते हैं वो है आपके अफ्रीकन एलिफेंट्स। अफ्रीकन एलिफेंट्स में भी दो कैटेगरी या दो सब स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं। एक तो कहलाते हैं सवाना एलिफेंट, इनका या फिर इनको कई बार बुश एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे होते हैं फॉरेस्ट एलिफेंट। सवाना एलिफेंट या फिर जो बुश एलिफेंट है, ये प्राइमरीली उन इलाकों में होते हैं जहां पर पेड़ उतने ज्यादा नहीं होते, मगर जो घासें हैं, जो आपको ग्रास है, वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। जो ग्रासलैंड बेस इकोसिस्टम्स है, वहां पर जो होने वाले हाथी हैं अफ्रीका में, वो सवाना एलिफेंट्स या फिर कई बार बुश एलिफेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा जो अफ्रीका के घने जंगलों में मिलता है वो हाथी फॉरेस्ट एलिफेंट या फिर अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट कहलाते हैं। इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन लगभग 4 लाख के आसपास है। एंड 2020 में एक बहुत बड़ा कांड हो गया था, बोत्सवाना नाम की जगह है अफ्रीका में, वहां पे उसके आपका फायर वगैरह और काफी इश्यूज हो गए थे, तो उसके चलते बड़ी मात्रा में कई सौ हाथी जो है वहां पर मारे गए। तो इसके चलते भी जो है इसकी पॉपुलेशन को एकदम से बहुत तगड़ा झटका लगा था। तो अफ्रीकन एलिफेंट्स की 2 स्पीशीज हैं, याद रखिएगा। एशियन एलिफेंट्स की 3 स्पीशीज हैं, सब स्पीशीज हैं, एंड उसमें भी क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो अपन ने यहाँ पे देख लिए। चले आगे, इनका भी अगर आप IUCN की रेड लिस्ट में देखोगे तो अफ्रीकन सवाना जो एलिफेंट है ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि इसके विलुप्त होने की संभावनाएं कंपैरेटिवली ज्यादा है इसकी अपेक्षा। या अफ्रीकन सवाना एलिफेंट इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, और अफ्रीकन फॉरेस्ट आपका जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स की लिस्ट में इनको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। एंड
तो ये हो गए अपने दोनों एलिफेंट्स की अलग अलग कैटेगरीज। अब अगर हम लोग बात करें कि एलिफेंट्स का जो कंसर्न है, एशियाटिक एलिफेंट या कुमकी एलिफेंट्स से अपनी बात शुरू हुई थी, भारत में जो आपके हाथी पाए जाते हैं, इनको लेके कंसर्न्स क्या है, क्या हमारी जो है प्रॉब्लम्स हैं, या फिर क्या वो इश्यूज हैं जिसके चलते इनकी पॉपुलेशन के ऊपर एक थ्रेट है, इनकी पॉपुलेशन के ऊपर जो एक खतरा है, मैन एंड एलिफेंट जो कंफ्लिक्ट्स हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, इन सारी बातों को अगर हम देखें तो प्रोमिनेंटली जो फैक्टर निकल कर आते हैं जिसके चलते एशियाटिक एलिफेंट्स या फॉर दैट मैटर कहीं पर भी अगर आप देखोगे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को खतरा है, सबसे पहला तो पोचिंग, बड़ी मात्रा में हाथियों का जो है शिकार किया जा रहा है हाथी दांत के लिए, एंड इनकी स्किन के लिए भी जो इनका शिकार किया जाता है। दूसरा हैबिटेट लॉस, जिस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंसानों की बस्तियां जो हैं जानवरों के इलाकों में पहुंच रही हैं, उनका अतिक्रमण कर रही हैं, इंक्रोचमेंट कर रही हैं, इसके चलते इनका हैबिटेट लॉस होता चला जा रहा है। अब ये हैबिटेट लॉस जो है फिर वो आपका वाइल्ड और ह्यूमन का कंफ्लिक्ट क्रिएट करता है, और फिर इस कंफ्लिक्ट में जाती हैं जाने तो फिर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये वाइल्ड ह्यूमन या फिर ह्यूमन और एलिफेंट के जो कंफ्लिक्ट हैं, इसके होने के पीछे की वजह हमारी हरकतें हैं। हम जंगल काट काट के उनके इलाकों में घुस रहे हैं, उनका जो हैबिटेट है वो लॉस्ट होता चला जा रहा है, एंड फिर वो जो आम तौर पे जितने एरिया में विचरण करने की इनको आदत होती है उसी के हिसाब से वो घूमते घूमते फिर इंसानी बस्तियों में घुस जाते हैं, फिर वहां पर तांडव मचाते हैं। और तो ये जो हैबिटेट लॉस है इसी के चलते आपका ह्यूमन एलिफेंट कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई सारे एलिफेंट्स को कैप्टिविटी में बड़ा किया जा रहा है, उनको मिसट्रीट किया जाता है वहां पे, कई सारे अब जो चीजें बचपन से सिखाई जाती हैं ताकि उसकी मदद से फिर शो वगैरह करवाए जा सकें और उससे फिर जो है पैसे वैसे कमाए जा सकें, उसके लिए मिसट्रीटमेंट होता है कैप्टिविटी में। कई सारे आपका जो एलिफेंट टूरिज्म है, आप एलिफेंट के ऊपर बैठकर सफारियों में इधर से उधर घूम रहे हैं, सारी चीजें इस सब में के दरमियान कई बार जो है एलिफेंट्स के साथ में अब्यूज होता है। एंड लास्टली बड़ी मात्रा में माइनिंग हो रही है उन इलाकों में जहां पे हाथी पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में कॉरिडोर उनका जो जहां पे वो विचरण करते हैं वो पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और इन सब चीजों के चलते हमारे हाथी जो है कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलेशन का भी लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग उनके साथ में एक अन्याय और अत्याचार भी कर रहे हैं, और इसी के चलते हमारे उनके कंफ्लिक्ट भी बढ़ रहे हैं, एंड उसके चलते ये सारा का सारा जो है इशू क्रिएट हो रहा है। अब इसको रोकने के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, भारत सरकार ने क्या कंजर्वेशन के स्टेप्स उठाए हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो काफी सारे प्रोग्राम्स और प्लान्स बनाए गए हैं कि भाई पोचर्स को और जो किलर्स हैं, जो शिकारी हैं, इनको पकड़ा जा सके, इनको अरेस्ट किया जा सके, इनको रोकने के लिए काफी सारे प्लान्स वगैरह बनाए गए। डिक्लेरेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस एलिफेंट रिजर्व्स अक्रॉस द स्टेट्स, कई सारे इलाकों में जहां पे हाथी पाए जाते हैं वेरियस स्टेट्स में, तो उसके हिसाब से एलिफेंट रिजर्व्स वगैरह बनाए गए ताकि वहां पे किसी तरीके की छिड़खानी ना हो सके, वहां जंगल ना काटे जा सके, वहां पे कंजर्वेशन के एफर्ट्स वगैरह किए जा सके। एग्जाम्पल के लिए मैसूर की बात की जाए या धानदेली एलिफेंट रिजर्व की बात की जाए कर्नाटक में, यहां पे प्रोमिनेंटली एलिफेंट पाए जाते थे, तो इन इलाकों को फिर आपने एलिफेंट रिजर्व के तौर पर ही जो है डिक्लेयर कर दिया ताकि यहां किसी तरीके का हैबिटेट लॉस ना हो सके, उनका जो कॉरिडोर है उसका लॉस ना हो सके, कोई माइनिंग की एक्टिविटी शुरू ना हो जाए, और प्रोमिनेंट वो अपना जो है सुकून से फिर वहां पर रह सके और किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए। इसके बाद clearing area from lantana and eupatorium invasive species as they prevent the growth of grass for elephants to feed on. Primarily elephant जो है वो ग्रास वगैरह को खाते हैं, ग्रास के ऊपर फीड करते हैं। अब एक बाकी सारी चीजों के अलावा एक दिक्कत और आ रही है कि कई सारे इलाकों में बड़ी इन्वेसिव स्पीशीज जो है वो वहां पे ग्रो करने लगी हैं। प्रोमिनेंटली लेंटाना नाम की एक इन्वेसिव स्पीशीज है और यूपेटोरियम नाम की एक इन्वेसिव स्पीशीज है। इनको ये जब उगना शुरू होती है किसी इलाके में तो फिर वो घास जिसको प्रोमिनेंटली हाथी खाते हैं ये उसको खत्म करने लगती है और वहां पे फैलने लगती है। इसके चलते हाथियों की जो डाइट होती है उसको भी नुकसान होता है। अब घास अगर आपको जंगल में वाली या फिर जिन इलाकों में ये है वहां पे देखने को नहीं मिलेगी तो फिर आप दूसरे इलाकों में जाओगे, इसके चलते फिर ये इंसानी बस्तियों में पहुंच जाते हैं। खेतों में जो आपकी फसल लगी हुई है वो दूर से घास जैसी दिखाई देती है तो उसके चलते वो उसको खाने के लिए आ जाते हैं। तो ये इन्वेसिव स्पीशीज को भी जो है साफ करने की कोशिश की जा रही है, इसको भी जो है हटाने की कोशिश इलाकों एरियाज जो है क्लियर किए गए ताकि जो ग्रास का ग्रोथ हो रहा है जिसको एलिफेंट खाते हैं वो ग्रो कर सके, और फीड कर लेंगे अपने आप, पेट भर लेंगे तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे इलाके में वो ग्रास की या फूड की खोज में जाएंगे नहीं, तो इससे आपका ह्यूमन एंड एलिफेंट का जो कंफ्लिक्ट है उससे भी बचा जा सकता है। बैरिकेड्स टू प्रिवेंट मैन एलिफेंट कंफ्लिक्ट्स, मेजर्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेल टू स्टडी फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन। इसके अलावा बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए उन इलाकों में लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है जहां पे हाथी वगैरह रहते हैं। एंड लास्टली जो वाइल्ड फायर्स फैलती हैं बड़े लेवल पर, इससे हाथी बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। बड़े जीव हैं, एकदम से अगर आग लगती है कहीं पर तो फिर वो भाग नहीं सकते, एंड हाथी सर्वाइव करते हैं, हाथी एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप्स में। पूरे के पूरे ग्रुप को एक से दूसरी जगह शिफ्ट होने में वक्त लगता है, इसमें कई बार अपने ग्रुप को एक से दूसरी जगह लेकर जाने के चक्कर में कई हाथी मारे जाते हैं। तो वाइल्ड फायर भी एक प्रोमिनेंट रीजन है जिसके चलते बड़ी मात्रा में हाथी जो है अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसको भी स्टडी किया जा रहा है कि अगर फॉरेस्ट फायर को लगती है कहीं पर तो एक तो प्रिवेंट किया जाए जितना हो सके, बट अगर कहीं पर फॉरेस्ट फायर लगती भी है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे हटाने के लिए, उतना जल्दी इसे बुझाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा गज यात्रा के नाम से एक नेशनल वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर एक कैंपेन चलाया गया है जिसकी मदद से लोगों के दिमाग में एलिफेंट्स को लेकर आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, सेलिब्रेट किया जा सके एलिफेंट्स को, और बताया जा सके कि भैया क्यों नेसेसरी है एलिफेंट्स के कॉरिडोर बनाना, इससे अगर दिक्कत आती भी है तो भी आपको क्यों विरोध नहीं करना चाहिए, एंड क्यों इनका कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है,
है इसके कंजर्वेशन में, आप क्या कर सकते हो, इन लोगों को भी जोड़ के कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उतना ज्यादा ये गज यात्रा के नाम से नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाया जा सके और इसकी मदद से भी हाथियों के भले के लिए जितना किया जा सकता है वो किया जा सके। अगला इसी लिस्ट में प्रोजेक्ट एलिफेंट के नाम से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 1992 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स देयर हैबिटेट्स इन कॉरिडोर्स। तो 1992 फरवरी के महीने में ये प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को स्पॉन्सर करती है और ऑब्जेक्टिव है इनके प्रोटेक्शन के लिए जितने कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएं, इनके हैबिटेट्स को बचाने के लिए जो किया जा सकता है वो किया जाए और इनके लिए जितना हो सकते हैं उतने कॉरिडोर्स बनाए जाएं ताकि इनका मूवमेंट एक से दूसरी जगह अच्छे से हो सके, किसी तरीके से ये कंफ्लिक्ट में ना आए। ट्रेन की पटरियां वगैरह उन इलाकों से ना लेकर जाई जाए जहां पे ये एलिफेंट्स वगैरह रहते हैं और अगर उस इलाकों में अगर ट्रेन की पटरियां बिछाई गई तो चारों तरफ फेंसिंग वेंसिंग लगाई जाए ताकि हाथी वहां पे ना आ सके ट्रेन के आसपास और इस तरह से इनके कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जितना कुछ हो सकता है किया जा रहा है। चले, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। कुमकी एलिफेंट क्या होता है देख लिया, कुमकी एलिफेंट के बाद में एशियाटिक एलिफेंट्स की क्या होते हैं, कितनी सब स्पीशीज हैं, वो सारी बातें कर ली। उनकी आईयूसीएन में क्या स्थिति है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट में उनका को किस शेड्यूल में रखा गया है, ये सारी बातें कर ली। अफ्रीका के एलिफेंट्स को भी डिस्कस कर लिया और उसके बाद में वेरियस जो कंजर्वेशन के स्टेप्स या मेजर्स लिए गए वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस न्यूज में हमको एक स्कीम के बारे में बात करनी है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लॉन्च करने के बाद दिल्ली लौटते ही सबसे पहले इसका अनाउंसमेंट किया है, तो इसके बारे में थोड़ी बातचीत हम करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये जो स्कीम है इसमें ऑब्जेक्टिव ये रखा गया है कि कम से कम 1 करोड़ घरों के ऊपर आपके सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। सोलर पैनल्स वाले रूफटॉप जो हैं भारत के कम से कम 1 करोड़ घरों के ऊपर लगाए जाएंगे। अब ये जो घर हैं जिनके ऊपर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे इससे दो चीजें होंगी। एक तो इससे अब जो बिजली वगैरह बनेगी ये घर उस बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे एक तो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। जो भी आपके गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं जिनका एक प्रोमिनेंट हिस्सा जो है बिजली का बिल देने में चला जाता है या फिर बिजली का बिल ज्यादा ना है इसके चलते वो कई बार बिजली का उतना इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, तो इस तरीके के घरों के ऊपर जब इस तरीके ये सोलर रूफटॉप या सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे और इससे बनने वाली बिजली जब वो इस्तेमाल करेंगे तो उसका तो बिल आना नहीं है या उसका बिल इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जुड़ के आएगा नहीं। तो एक तो इससे इनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बच जाएगा। दूसरा ये होगा कि अब जो अगर 1 करोड़ घर का ऑब्जेक्टिव तो अभी लेकर चला जा रहा है और इसको बढ़ाया जाएगा। अगर हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट जो घर हैं अगर उनके ऊपर इस तरीके के सोलर रूफटॉप लगा दिए जाएं और सोलर रूफटॉप से बनी हुई बिजली का इस्तेमाल कर घर अगर अपना काम चलाने लगे तो बिजली का उतना जो है प्रोडक्शन आपको अलग से करना नहीं पड़ेगा। कोल का इस्तेमाल कर जो थर्मल से बिजली बनाई जा रही है और जो अलग अलग आपके जो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं बिजली बनाने के लिए उन सारे प्रोजेक्ट्स पे आपको बड़ी मात्रा में खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट का जो नुकसान होता है वो बच जाएगा। बहुत बड़ी मात्रा में कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें काफी पैसा खर्च होता है। ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, उससे भी बिजली बनाई जाती है। तो इन सारी चीजों में जो पैसा लग रहा है वो बच जाएगा एंड कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट होने की तरफ में आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की फील्ड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके चलते ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लाई गई है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना राम मंदिर से का कंसिक्रेशन करने या उसका जो इनॉग्रेशन होना था उसके जस्ट बाद में वहां से लौटने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने इसकी घोषणा करी है 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं और इसकी मदद से ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फिर अपने अचीव किए जाएंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये सोलर रूफटॉप पैनल्स होते क्या हैं या सोलर रूफटॉप पैनल जो लगाए जा रहे हैं ये क्या चीज है। सोलर रूफटॉप पैनल्स आर फोटोवोल्टेइक पैनल्स इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग दैट इज कनेक्टेड टू द मेन पावर सप्लाई यूनिट। यानी कि ये फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं जिनको सबको साथ में आपने जो है कनेक्ट कर इस तरीके के सोलर पैनल्स वगैरह का निर्माण किया है। ये जो आपको सोलर पैनल्स देखने के लिए मिल रहे हैं बेसिकली इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फोटोवोल्टेइक सेल्स लगे हुए हैं। इनके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो सूरज की रोशनी को या उस रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इन सबको साथ में इस तरीके से इकट्ठा कर ये जो पैनल बनाया गया है, अब इसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन करेंगे उसके बाद में इतनी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है अगर आप इसको एक सर्टेन नंबर तक एक सर्टेन एरिया में अगर इस तरीके से आप फोटोवोल्टेइक सेल्स को लगाओ तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, इतनी एनर्जी बन जाती है जिससे घर का काम जो है आसानी से चल जाए। अब यहीं पर आप बहुत सारे सोलर पैनल्स एक साथ इकट्ठे लगा दो तो फिर इतनी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी जिससे पूरी की पूरी फैक्ट्री चलाई जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल आपका ये आपने कितने जो है फोटोवोल्टेइक पैनल्स इस तरीके के लगाए हैं एंड इनको सबको और कितने बड़े एरिया में आपने इनको फैला के रखा है, कितनी मात्रा में वहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, इन सब चीजों के बेसिस पे डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। अब अपने को एक सामान्य घर के कामकाज हो जाए उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो उसके लिए बहुत बड़े पैनल्स लगाने की जरूरत नहीं है, मगर इस तरीके के पैनल लगाए जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सोलर पैनल्स होते हैं या रूफटॉप पैनल्स होते हैं इसमें कौन किस तरीके के सेल्स लगे हुए हैं, जवाब हो जाएगा फोटोवोल्टेइक सेल्स लगे हुए हैं, फोटोवोल्टेइक सेल्स के पैनल्स लगे हुए हैं जिनकी मदद से जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट की जाती है। और ये पूरे के पूरे जो पैनल्स हैं इनको बनाकर आप करते ये हो, ये जो पूरा आपने पैनल बनाया है इसको फिर आपने अपने घर की मेन सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब जितनी बिजली बनेगी वो मेन सप्लाई में जो है यहाँ से जाने लगेगी। अब वो आपको जो आपका जो मेन सप्लाई दूसरी है जिससे आने वाली बिजली के लिए आपको बिल देना पड़ता है वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी ले नहीं रहे, यहाँ से जो बिजली बन रही है वो डायरेक्ट आपके घर की मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दी गई है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है फिर कोई बिल आएगा ही नहीं। अब ये क्योंकि आप ये बिजली आप खुद बना रहे हो, सरकार की बनाई हुई बिजली आप यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हो।
अब बेनिफिट्स ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करोगे, गवर्नमेंट के बनी हो, तो बिल नहीं आएगा। तो या फिर अगर बड़ी मात्रा में जो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, सोलर पैनल की इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो सरकार से या फिर जो मेन सप्लाई से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर वो कम इस्तेमाल कर रहे हो, तो इससे आपका एक तो कंजम्पशन जो है ग्रिड से कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी का, वो कम हो जाएगा। आपके लिए जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होती है, वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर लेट से आपने सोलर पैनल की मदद से जितनी आपकी जरूरत की बिजली है, उससे ज्यादा बिजली अगर जनरेट कर ली, तो जितनी बिजली आपको चाहिए उतनी आपको मिल जाएगी। बाकी जो बिजली है वो आपकी जो मेन ग्रिड है, जिसकी मदद से पूरे बाकी सारे घरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, उसमें आप दे सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे कर ये सकते हो कि जो आप इसकी मदद से आप पैसे भी कमा सकते हो। इसकी मदद से जितनी आप एडिशनल जो यूनिट्स वगैरह मेन ग्रिड में सप्लाई करोगे, उसके लिए फिर गवर्नमेंट जो है आपको खुद भी पे करेगी। तो ये ना सिर्फ आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचा रहे हो, बट साथ ही साथ आप अपना जो आप यहाँ से इनफैक्ट इससे कमा सकते हो, आप यहाँ से जो है पैसे वगैरह बना सकते हो। ये सारी चीजें कर कर भारत जो है अगर अपने आप को सेल्फ रिलायंट कर पाया, तो ना सिर्फ हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजली बना पाएंगे, हम अपना जो एमिशंस वगैरह है उसे कम कर पाएंगे और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत सारे उठा पाएंगे, बट सिग्निफिकेंटली हमारा जो खर्चा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इंपोर्ट वगैरह करने में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे जा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें बच जाएंगी। वो सारा का सारा पैसा हम लोग यहाँ पे बचाने में कामयाब हो जाएंगे। यहीं से एक सवाल जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट जो अपने को ध्यान में रखना है, आज की तारीख में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये बताया है कि सोलर पावर की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया में है, वो आज की तारीख में 73.31 गीगावाट्स तक जो है पहुंच गई है, दिसंबर 2023 तक। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ने ये बोला है कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ने ये बताया है कि सोलर पावर की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है भारत में आज की तारीख में 73.31 गीगावाट्स तक पहुंच गई है। अब राजस्थान, अगर हम लोग ये बात करें कि भाई टोटल सोलर की कैपेसिटी कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा है, तो उसमें नाम आता है राजस्थान का। पूरे भारत में जितनी आपका सोलर पैनल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, उसमें जो सबसे ज्यादा सोलर कैपेसिटी या सबसे ज्यादा जो सोलर पैनल से बनाई जाने वाली बिजली है, वो बन रही है राजस्थान में, लगभग 18.7 गीगावाट के आसपास। और सेकंड पोजीशन पर जो है वो गुजरात है, वहां पे लगभग 10.5 गीगावाट के आसपास में बन रही है। ठीक है जी। अगर आप रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी की बात करते हो, यानी कि घरों के ऊपर आपने पैनल्स लगा के रखे हुए और उससे आप बिजली बना रहे हो, और उसके बेसिस पर अगर आप सोलर कैपेसिटी कैलकुलेट करते हो, तो उसको बोला जाता है रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर गुजरात टॉप करता है, ये 2.8 गीगावाट के आसपास जो है इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, और दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जिसमें 1.7 गीगावाट्स बन रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। सबसे पहला तो ये कि भाई ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है, ये क्या है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। दूसरा ये कि सोलर जो आपका रूफटॉप पैनल्स लगाए जाते हैं, उसमें कौन से सेल्स इस्तेमाल होते हैं, जवाब है फोटोवोल्टिक सेल्स इस्तेमाल होते हैं। तीसरी चीज ये कि इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या है। चौथा कि आज की तारीख में भारत में जितनी सोलर कैपेसिटी है, तो दिसंबर 2023 के हिसाब से लगभग 73.31 गीगावाट्स के आसपास की सोलर कैपेसिटी हमारे पास में है। इसमें भी राजस्थान, अगर आप ओवरऑल देखोगे जितने भी तरीकों से सोलर कैपेसिटी बनाई जा रही है, घरों के ऊपर लगा के, रेगिस्तान में सोलर पैनल बिछा दिए, आपकी जो बैरन लैंड पे अगर आपने सोलर पैनल लगा लिए, जितने भी तरीकों से आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, अगर सोलर एनर्जी बना रहे हो, उसके हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान टॉप पर है 18.7 गीगावाट, सेकंड नंबर पे गुजरात आता है 10.5 गीगावाट्स के साथ में। अगर आप घरों के ऊपर रूफटॉप पे लगे हुए सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात कर रहे हो और उसका फिर आप अगर आप निकालते हो, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो गुजरात टॉप पर है 2.8 गीगावाट्स के साथ में, और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है 1.7 गीगावाट्स के साथ में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर सोलर पैनल्स पे या सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे इस पर्टिकुलर स्कीम पे कुछ लिखने के लिए आता है, आप इस डाटा को कोट कर सकते हैं। एंड अगर ये पूछ लिया जाए कि सोलर कैपेसिटी में कौन टॉप पर है, तो फिर राजस्थान, अगर आप टोटल की बात करते हो। और रूफ टॉप कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए तो गुजरात। अगर और ये आपके कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में एमसीक्यू वगैरह के में काम आ सकते हैं, एमसीक्यू वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट न्यूज ऑफ द सेशन। देखते हैं सर, नेक्स्ट न्यूज में अब हम बात करेंगे बाल्टिक सी के बारे में। तो पहला सवाल तो ये कि बाल्टिक सी के बारे में बात करेंगे तो करेंगे क्यों, या फिर यूं बोलूं कि अगर बाल्टिक सी न्यूज में है तो क्यों है। जवाब यह है कि रशिया ने यूक्रेन को ब्लेम किया है कि बाल्टिक सी में यूक्रेन वालों ने गैस के टर्मिनल स्टेशन के ऊपर अटैक किया है और उसको नुकसान पहुंचाया है। ठीक है जी। बाल्टिक सी में एक पर्टिकुलर आपका सी पोर्ट है, वहां पर एक गैस टर्मिनल स्टेशन है, उसके ऊपर इन्होंने हमला किया है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। ये एक्यूजेशन रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर लगाया गया है। अब क्योंकि एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि गैस टर्मिनल वगैरह पूरा जो बाल्टिक सी में रशिया ने जो है नॉर्थ 2 के नाम से एक पूरी पाइपलाइन बना रखी है, जिसकी मदद से वो जर्मनी को गैस सप्लाई करते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल या फिर यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स हैं वॉर वगैरह के रिस्पेक्ट में उनको देखोगे, तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को वॉर के केस में कभी टारगेट नहीं किया जा सकता। आप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हो,
सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया जा सकता, मगर क्योंकि यूक्रेन ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, ऐसा रशिया का कहना है, तो उसके चलते ये खबरों में ये न्यूज आ गई है। अब ये न्यूज एज सच अपने किसी काम की नहीं है, मगर क्योंकि इसमें बाल्टिक सी का जिक्र हुआ है, तो ज्योग्राफी के या फिर यूं बोलूंगी मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने लिए काम की बन जाती है। तो बाल्टिक सी के बारे में अपने को पता होना चाहिए, तो वो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। न्यूज एज सच अपने किसी काम की नहीं है, मगर कंटेक्स्ट बताने के लिए कि बाल्टिक सी के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये न्यूज बताना जरूरी थी। अब हम लोग अपने काम की बात करते हैं, जिसमें हम लोग बाल्टिक सी के बारे में बात करेंगे। तो बाल्टिक सी कहां पर है? बाल्टिक सी आपको यहां देखने के लिए मिलती है, देखिए इधर, ये अपना रशिया हो गया, ऊपर में यहाँ पे फिनलैंड है, यहाँ पे नीचे एस्टोनिया। अब ये पूरा जो पोर्शन है इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक। ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये यहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन के बीच में पड़ता है गल्फ ऑफ बोथनिया। एंड ये जो पूरी की पूरी सी है उसके बाद में ये कहलाती है बाल्टिक सी। अब इस बाल्टिक सी की खासियत यह है कि यहां से रशिया ने एक पाइपलाइन बिछाई है नॉर्थ टू के नाम से, और यहां से फिर जर्मनी को जो है गैस सप्लाई की जाती है। अब इसी पाइपलाइन के अलग अलग कुछ गैस स्टेशन वगैरह, उनमें से किसी एक पर जो है ये एक्यूजेशन लगाया गया है रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर कि भाई इन्होंने हमला किया है, एंड उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब यहां से मैपिंग के काफी सारे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि बाल्टिक सी के आसपास में कौन कौन सी आपके कंट्रीज वगैरह हैं, एक तो वो अपने को पता होना चाहिए। दूसरा ये कि बाल्टिक सी से आपका कौन सी जो है पाइपलाइन वगैरह जाती है वो अपने को पता होना चाहिए। तो पाइपलाइन का नाम मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्थ टू स्ट्रीम पाइपलाइन। एंड बाल्टिक सी किस किस देश के साथ में बाउंड्री लगती है उसकी? जर्मनी की लगती है, पोलैंड की लगती है, रशिया की लगती है, लिथुआनिया की लगती है, लाटविया की लगती है, एस्टोनिया की लगती है, फिनलैंड की लगती है, स्वीडन की लगती है, और स्वीडन की लगती है, एंड एक आपका डेनमार्क की लगती है। इतने जो देश हैं बाल्टिक सी के चारों तरफ फैले हुए हैं, या फिर ये सारे के सारे देशों की जो है बाउंड्री लगती है। तो अपने को याद रखना है बाल्टिक सी के आसपास कौन कौन से देश हैं प्रोमिनेंटली। जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, रशिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, एंड स्वीडन हो गया। ये कुछ प्रोमिनेंट देश हैं जिनकी बाउंड्री है, जिनका बॉर्डर जो है बाल्टिक सी के साथ में लगता है। तो ये मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए काम की न्यूज है, अपने को ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 24 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। एंड हमेशा याद रखें, समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। थैंक यू एंड जय हिंद।